अरे पढ़े लिखे लोगों के काम देखो यार, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी निकाल दी आर्ट के अंदर। वो क्या पागल थे? आर्ट कॉलेज गए, पूरी जिंदगी डुबो दी अपनी आर्ट के अंदर, है ना? राइट। मर गए बेचारे स्ट्रगल करते करते, लोगों को ये बताते बताते, या खुद समझते समझते कि आर्ट क्या है, क्या बात है ना? उनके काम को देखो यार, तब सच्चाई नजर आएगी काम के अंदर, तब आपको समझ आएगा कि रियल आर्ट क्या है। ना कि कुछ भी आपने काम देख लिया, है ना, वही सारी चीजें देख रहे हो, भेड़ चाल चल रहे हो। नॉट राइट। इंडियंस जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि प्लीज बाहर आओ यार इन सब बेकार की चीजों से, और अपने राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। फॉलोअर ज्यादा होने का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता, राइट? आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको कितने लोग जानते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने जो अप्लाइड लिया, वो क्यों लिया? अगर आपको स्कूल में भी पेंटिंग करना पसंद था, आप हर जगह पे पेंटिंग्स ही करते थे, ड्राइंग्स ही करते, आपने अप्लाइड मतलब वो जो मार्केटिंग वाला जो रहता है, लोगो मतलब ब्रांडिंग और वो सब जो रहता है वहां अप्लाइड में जो सिखाते हैं, उसका आपके लाइफ में कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था, पर फिर भी आपने अप्लाइड क्यों लिया, फाइन क्यों नहीं लिया? अच्छा, आज मैं सारे बच्चों को, सारे यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो हमारे को 10th के बाद जो फाइन आर्ट्स लेना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए। राइट। आपने कभी ऐसी जॉब देखी शायद कि जहाँ पर आपको कोई बोले आप मेरे स्टूडियो में काम करो, मैं आपको पैसे देता हूँ 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए देता हूँ, 20,000 रुपए देता हूँ, या 10,000 रुपए देता हूँ, आप मेरे लिए पेंट करो। गुनगुनाता है दिल मेरा, रम डम डरम डम 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 डरम 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 डम डरम 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 डम 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 डम। जानता हूँ आप सोच रहे होगे कि मेरे साथ अमित कपूर जी की वीडियो क्यों नहीं है, उनका सिर्फ फोटो क्यों लगा है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमने जूम मीटिंग पे पॉडकास्ट किया था, रिकॉर्ड किया था, और कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से वो जो रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट हो गई, और सिर्फ जो ऑडियो वर्जन था वो मुझे मिल पाया। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, उनका ऑडियो वर्जन ये है, और इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ शेयर किया है। आप अगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। और बस पॉडकास्ट में सर का वीडियो नहीं है, इसलिए आप वीडियो छोड़ के मत जाइए। कि अमित कपूर जी अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल है, उन्होंने इतने अप एंड डाउन्स उन्होंने देखे, उन्होंने सारे शेयर किए हैं। बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं जो एक्सप्लेन करने में, बातचीत करने में माहिर होते हैं। ही इज द वन ऑफ देम, और उन्होंने इतना कुछ बोला है। मतलब पूरे पॉडकास्ट में अगर देखोगे, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ चंद ऐसे सवाल किए रहेंगे, उसके बाद वो लगातार 15, 20, 30 मिनट खुद ही बात करते थे। इतना ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है उनकी जर्नी का। आप ये पॉडकास्ट बिल्कुल मिस मत करना, ये मेरी गुजारिश है। और यहाँ पे मेरी उर्दू खत्म होती है। एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट, आई विल सी यू इन द एंड। और सर इतने हम्बल है कि सर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं संकी, हम फिर से पॉडकास्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको काफ़ी जल्द एक बेहतर वीडियो वर्जन वाला पॉडकास्ट भी मिलेगा। तब तक आप ये ऑडियो वर्जन वाला पॉडकास्ट एंजॉय करो। एंड हियर वी गो। या तो मुझे वैसे भी एक्चुअली थैंक यू, माइक की जरूरत नहीं। हाँ, मैं वो पॉइंट पे आऊंगा ही, क्योंकि जब मैंने देखा था आपको, फर्स्ट टाइम देखा, वो लास्ट टाइम वी मेट इन कानपुर, तो वहां पे जब आपने स्पीच दिया प्रेम के साथ सबको, जो आपने मोटिवेट किया था वो स्पीच देके, तो मैं था वहां पे। या आई वाज देयर, और मैं शांति से आपका पूरा स्पीच सुन रहा था। और तब मैंने, मतलब हमारी बात पहले हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली आ जाऊंगा, लेकिन वो टाइम पे कैंसिल हुआ। तब मैंने देखा कि आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मतलब इंस्टाग्राम पे किसी को भी पता नहीं रहेगा, जो आपको सिर्फ पोस्ट में देखते हैं आपके पेंटिंग्स, उनको पता नहीं होगा कि आप कैसे हो रियल में। बहुत आप हैपनिंग पर्सन हो, और आपके फोटो से सिर्फ समझ में नहीं आता है आदमी अंदर से कैसा है। चलो गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपने अगर देखा नहीं रहेगा तो मैं बता दूं। नहीं, थोड़ा सा रहेगा। एक्चुअली हमारे जो ऑडियंस है ना, वो मेरे उम्र की है, जो फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर के जो बच्चे रहते हैं कॉलेज में। मैं भी 3rd ईयर में हूँ, तो फिर वी कैन रिलेट। मैं आर्टिस्ट से वही। तुम हाँ, कौन से आर्ट कॉलेज में हो? मैं थाने स्कूल ऑफ आर्ट में हूँ, मुंबई में ही है। मैं थाने में ही रहता था, 15 मिनट्स पे ही मेरा थाने स्कूल ऑफ आर्ट है, तो मैंने बोला चलो उधर ही ले लेते हैं। एक बात है शंकी, हाँ, लोग थाने जाना नहीं चाहते, लेकिन तुम थाने में हो। राइट। फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, आप दिल्ली से हो ना, इसलिए आपको थाने ये नहीं रहेगा, लेकिन जो मुंबई में उनको थाने पता है। मैं तो सिर्फ
जस्ट आई वाज जस्ट जोकिंग एक्चुअली। नहीं कोई नहीं, अब मैं इंट्रो कर लेता हूँ। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंकी व्लॉग्स। आपके लिए आप जो फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं उनको मेरे पॉडकास्ट में लेके आता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ। आप ही की जो बातें होती है कॉलेज लाइफ में, जो डाउट्स होते हैं, वो मैं उनके साथ बात करके ना, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस बार भी मेरे जो पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं, गेस्ट मैं इनको कम कहूंगा, इनको मैं ना एक सुपरस्टार कहूंगा, क्योंकि इनका नाम जो है वो मैच होता है अनिल कपूर से। शैंकी, आप एक चीज भूल रहे हो। हाँ, आपको पता है पूरी दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कल्पटर जो है उसका नाम है अनीश कपूर। ओके, क्या बात है, मतलब ये भी कुछ नया सीखने को मिला। हाँ, अनीश कपूर इज द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी इन द आर्ट इंडस्ट्री। वो बहुत फेमस है, तो आधे लोगों को तो ये लगता है कि यार ये अनीश कपूर का भाई है, तो इसलिए ये भी आर्टिस्ट है। और कुछ लोगों को तो मुझे ये लगता है कि ये राज कपूर, जो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, पूरी दुनिया जहाँ मैं घूम रहा हूँ, तो कई लोगों को गलतफहमी है, लोग पूछते टर्की में, अल्बानिया में, इधर उधर, कि आप क्या कोई राज कपूर की फैमिली से हो? राइट, मैं बोल देता हूँ कह सकते हो। मेरा ना एक ही क्वेश्चन था, मैं बाद में पूछने वाला था, बट आपने अभी वो जो आपको लोगों के तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, मेरा भी वही एक क्वेश्चन था कि आपके लाइफ में आपका जो सरनेम है जो कपूर है, उससे कुछ आपको एडवांटेज मिला है? नहीं, एडवांटेज कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुझे लगता था कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री में तो कपूर लोग छाए हुए, राइट? तो अभी यार ये आर्ट के अंदर क्या होगा, तो मुझे लगा कि यार आर्ट के अंदर भी छोड़ना नहीं चाहिए कपूरों को, तो वो भी इसके अंदर आगे बढ़े और एक मुकाम हासिल करें, और जो आपने कर लिया है 100%। शैंकी, ऐसा है कि जब कोई भी एज अ स्टूडेंट, आज आप स्टूडेंट हो, आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, तो आपको पता ही नहीं आपका क्या फ्यूचर है, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ आर्ट कॉलेज में गलती से मेरा एंट्रेंस फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था। बेसिकली आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, ललित कला महाविद्यालय। तो वहां पर 1994 में मैंने एंट्रेंस दिया था और उसी साल मेरा क्लियर भी हो गया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट पे मेरा नाम आया था। तो मुझे लगता था कि मैं सबसे डफर आदमी हूँ, क्योंकि मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम, तो मुझसे सारे अच्छे होंगे। जब मैं वहां पर गया तो तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, यहाँ तो सारे बैकडोर एंट्री से लोग आए हुए। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कुछ किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है और इनको दिखाया जा सकता है कि मैं भी कुछ जानता हूँ। तो मुझे तब धीरे धीरे मेरे साथ जो मेरा क्लासमेट था, उसका नाम था मनीष, एक और क्लासमेट था प्रकाश, तो 2-3 मेरे जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, वो बड़े स्ट्रांग थे। और मनीष की ड्राइंग, मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैंने इससे अच्छी ड्राइंग देखी नहीं किसी की, कि वो नीचे से स्टार्ट करता था और पूरा फिगर को ऊपर तक कंप्लीट करता था। वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थे उसके पास। तो वो हमारा फ्रेंड भी था और एज अ टीचर भी मैं कह सकता हूँ उसको उस टाइम पर, राइट? तो उसने हमारे को लाइव ड्राइंग करना सिखाया, स्केचिंग सिखाया, और हमने रात जाग कर बड़ी कड़ी मेहनत, सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं होती किसी भी सक्सेस के पीछे, वो कई साल लगते हैं उसके लिए, है ना? तो कॉलेज टाइम में भी उतनी ही शिद्दत से काम किया और मेहनत से काम किया, और सिर्फ ये सोच के नहीं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, बट ये सोच के कि मुझे सीखना है, और उस वे से काम किया। और ड्राइंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राइंग एक ऐसा सबके लिए वेपन है, ये हर आर्टिस्ट के लिए, जो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, राइट? तो ये चीज तो अगर मान के सारे आर्टिस्ट लोग चलेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि कलर्स फॉर मी इज सेकेंडरी। तो वो जो कॉलेज की मस्ती, कॉलेज की लाइफ, कॉलेज का सीखना, वो हार्ड वर्क,
वो बहुत पे कर गया मुझे। और हाँ, मैं ये अक्सर कहता नहीं हूँ, पर आपको अगर आर्ट फील्ड से जुड़े रहना है, आर्ट के रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले सारे पॉडकास्ट आर्ट से रिलेटेड रहेंगे। कोर, फाइन आर्टिस्ट, अप्लाइड आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट के रिलेटेड कुछ भी हो, इस चैनल पे अवेलेबल होगा। और अगर आपके दिमाग में कोई आर्टिस्ट है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है सैंकी व्लॉग्स। कहीं पर भी मैसेज करो, कमेंट करो, डीएम करो। आपके जो रिकमेंडेशन रहेंगे मैं वो आर्टिस्ट के साथ बातचीत करके उनको हमारे पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करता हूँ। आर्ट को ऐसे ही फैलाएंगे, आर्ट नॉलेज को ऐसे फैलाएंगे। कमी है आर्ट इन्फॉर्मेशन की, उसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथ में, आपके फोन में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ घर बैठे। सो आपका सिर्फ एक ही काम है, आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। हो सके तो आपके आर्टिस्ट दोस्तों को शेयर करो, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर इन्फॉर्मेशन है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इतनी आर्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट। और उसने मेरा अंदर का जो एक होता है ना, आर्टिस्ट के अंदर एक पैशनेट होता है आदमी ना, तभी तो वो आर्ट कर रहा होता है। राइट, तो वो पैशन को जगाए रखा और ज्यादा जगा दिया। राइट। तो इसलिए मैं ड्राइंग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा ड्राइंग करता हूँ मैं। तो ये चीजें तो हमारा जर्नी भी आर्ट कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले मेरी स्कूलिंग में भी जो मेरे गुरुजी थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, बट मैं मानता हूँ कि उन्होंने ही सब कुछ मुझे दिया और गाइड किया कि कहाँ क्या किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने आर्ट कॉलेज भी ज्वाइन किया। तो मुझे किसी को भी बच्चे को नहीं पता होता स्कूल के अंदर कि अरे इसका आर्ट का भी कोई फ्यूचर है या नहीं, कोई ऐसा आर्ट का कोई कॉलेज होता भी है या नहीं। तो यहाँ हम एजुकेशन में भी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आता है। तो बट मेरे जो गुरुजी थे, उन्होंने मुझे, जो मेरे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि देख बेटे, अगर आर्ट में ही जाना है तो तुमको पता था ये पागल आदमी है। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था शायद। ओके। तो उनको पता था कि मैं हमेशा आर्ट रूम में ही पढ़ा रहता था उनके पास। अच्छा। और मतलब बंक मारा क्लास से और उधर चले गए आर्ट रूम में। सर के साथ काम कर रहे हैं तो कि डिस्प्लेज और सब कुछ ना, तो रोज कभी गांधी जी का बर्थडे है, कभी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, कभी जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब आपको पता है स्कूल के अंदर क्या होता है, रोज कुछ ना कुछ होता है। तो आपको डिस्प्लेज और सब कुछ चेंज करना होता है। तो मैं उनका राइट हैंड था उस टाइम पे, बराबर। और मुझे वो बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग था और मेरा मन और किसी चीज में लगता ही नहीं था। राइट। तो बस वहां से उन्होंने बड़ा कुछ सपोर्ट किया और मैं बहुत लकी रहा कि जो मैं सोचता था वो हुआ मेरे साथ। क्योंकि फर्स्ट टेक में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो बहुत अच्छे तरीके से, मैंने एड एजेंसी भी ज्वाइन करी, लेकिन बट मुझे मजा नहीं आया यार। 5 बजे हर रोज काम आ जाता है यार एड एजेंसी में। और वो क्या होता है कि आपको जाने का कोई टाइम नहीं है। तो एक बार हमारे टाइम में क्या होता था कि मोबाइल फोन्स वगैरह उस वक्त नहीं थे। और दूसरी बात एक और भी चीज था कि कन्वेंस का इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं तो बस से जाता था और बस से आता था। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जो एड एजेंसी था वो सीआर पार्क में था। और वो अंदर जाके था, वहां कोई बस ही नहीं आती थी, एक बस आती थी। अब रात को आप अगर 2 बजे आपको छोड़ रहा है कोई, या 1 बजे आपको कह रहा है हो गया टाइम आपका, आप जाइए, अभी काम खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, या तो फिर अगर नहीं रुकता तो कोई ना कोई मुझे लिफ्ट दे दे। रात के लिफ्ट कोई देता नहीं है इतने आराम से। तो बड़ी मुश्किलों से आप घर पहुंचे, और घर पहुंचने से पहले रात को वेट कर रहे होते हैं स्ट्रीट डॉग्स। ओके। तो हाँ, एक बार पकड़ लिया मुझे, पकड़ लिया कुत्तों ने। टांगे वांगे पकड़ ली मेरी। मैंने अगले दिन से सोचा नहीं यार अमित, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा ऐसे, अगर मेरा अपना स्कूटर नहीं हुआ। तो मैंने अपने सैलरी से स्कूटर लिया, अपने फादर को बोला नहीं मुझे आज स्कूटर दिलाओ। कितने में लिया वो टाइम पे? मैंने वेस्पा लिया था। वेस्पा लिया? क्या बात है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने में लिया था, क्योंकि वो पापा का डिपार्टमेंट था। अच्छा, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था। अच्छा। तो और बहुत साल पहले की बात है, 98 या 99 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से लगभग 25 साल हो गए, 24-25 साल, तो इतना याद नहीं है मुझे। बट मैंने स्कूटर लिया, उसके बाद मैं रोज स्कूटर पे जाता था अपना बढ़िया तरीके से। बट वही चीज है, ऐसे जर्नी के जो ये छोटे छोटे फेजेस है ना लाइफ के, ये बड़े याद रहती हैं आपको। वो स्ट्रगल कि आपने कैसे काम किया, और वो कॉलेज के दिन याद आते हैं आज भी। और लकीली आपको मैं एक बात बताऊं शैंकी, कल ही
मेरा हम अपने फ्रेंड से, जो मनीष की बात कर रहा हूँ, प्रकाश की बात कर रहा हूँ, हाँ। एक दो और फ्रेंड्स थे साथ में जो ग्रुप में थे। हाँ। कल ही हम 4 साल के बाद मिले हैं और कल साथ में बैठे, क्योंकि प्रकाश मेरा जो क्लासमेट था वो यूएस सेटल है। ओके। तो वो बेचारा जब आता है 2-4 साल के अंदर, तभी हम सब मिलते हैं। वाह। तो कल हम सब मिले, फिर दोबारा से हमने रिकॉल करी वो बातें जो उस टाइम पे होती थी, जो हमारा ट्रिप गया और ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें आर्ट से जुड़ी हुई है। और आर्ट की जो आर्ट कॉलेजेस होते हैं उनका एक अलग ही मजा होता है। वो नॉर्मल कॉलेजेस की तरह नहीं होते। वहां पर आर्ट के साथ साथ दूसरी चीजें भी ज्यादा हावी हो जाती हैं। आपको पता है, हम कॉलेज के अंदर बड़े सीनियर्स होते थे, उनका एटीट्यूड, वो रैगिंग वैगिंग उस टाइम पे होती जरूर थी, लेकिन हमारे आर्ट कॉलेज में बड़ा टिपिकल रैगिंग नहीं होती थी। हाँ। तो वहां पर ये बोलते थे, ओके चल यार जाके मेरे लिए सिगरेट लेके आ बाहर से, और जला के ला। सिगरेट नहीं जलानी आती थी। ओके। तो वहां पर बोल रहे यार जला दे यार मेरे लिए यार, नहीं तो लाइफ की पहली सिगरेट आर्ट कॉलेज में आपने पकड़ी, कुछ गाना गवा देंगे। हाँ। तो वो चीजें भी बड़ा, मतलब आर्ट के अंदर कुछ अजीब ही बातें होती हैं। वहां पर कलर्स, वहां पर जो है ना ड्राइंग से रिलेटेड चीजें, हाँ आर्टिस्टों से रिलेटेड चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है, या वही आपके सराउंडिंग में आपको वही स्कल्पचर्स दिख गए आर्ट कॉलेज में, पेंटिंग्स लगी हुई, कैंटीन में भी पेंटिंग्स लगी हुई थी, राइट। तो वहां का जो कैंटीन का जो ओनर कहूंगा, जो उस वक्त चला रहा था, उसका नाम था कमल। ओके। तो कमल की कैंटीन होती थी, हाँ। और बड़ी ऐश थी हमारी। तो वो उसकी कैंटीन के अंदर भी वो जो घड़ी लगी हुई थी ना, वो भी बड़ी आर्टिस्टिक थी। ओके। आज भी याद आता। हाँ, वो तो आप लोगों ने किसी ने बना के लगा रहेगा, क्रिएटिविटी दिखाकर। वो भी मतलब हर जगह आपको आर्ट नजर आती थी। हाँ। तो वो बड़ा इंस्पायर्ड होते थे आप। तो आर्ट के अंदर आर्ट ही की बात होती थी। बेशक हम पूरे दिन खेल रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, लेकिन आर्ट जरूर हावी रहती थी हर बच्चे के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो जरूर सामने आ जाती थी। तो वो लाइफ अलग थी। और आज मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो गया आर्ट कॉलेजेस का। बच्चे जाना नहीं चाहते, और ड्राइंग नहीं करना चाहते, स्केचिंग पता नहीं है उनको क्या होती है। तो ये चीजें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वजह से ही कॉलेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, आगे चल रहा होता है। राइट। तो वही चीजें हैं, आज आप जैसे लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना। नाउ यू आर इन, आई थिंक यू आर इन 3rd ईयर ना? या राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या राइट। देखो, तो आप अगर 3rd ईयर में हो तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो हम सबसे, हाँ। और पॉडकास्ट ये सब चीजें बना रहे हो। हमारे को तो पता भी नहीं थी ये सब बातें, है ना। तो आपके द्वारा हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, और बच्चों को हम इंस्पायर कर रहे हैं। और दूसरी एक और बात है कि जितना भी हमारे को नॉलेज है, हम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, मैं यही बोलूंगा इसके बारे में। राइट। और जैसे कि आप देख सकते हो ये शुरुआत है पॉडकास्ट की, और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसके बाद सर ने लिटरली 15 मिनट्स हो चुके हैं, मेरे सामने कैमरा है तो टाइम दिख जाता है। तो मतलब ये तो शुरुआत है। सर ने एक क्वेश्चन रिप्लाई इतना बड़ा दे दिया है, पर अभी तो शुरुआत है। सर मुझे ना बहुत ही फास्ट आप निकल गए, जो आपकी स्पीड है जो बोलने की, मुझे ना थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ। जो आपने कहा कि स्कूल के टाइम का, जहां पर आपने जो टीचर्स के साथ, आप जो ड्राइंग टीचर के साथ आप ज्यादा कर रहते थे, वो टाइम पे आप कैसे बच्चे थे? मतलब पढ़ाई में आपने बता दिया कि आप इतना खास नहीं थे, तो सिर्फ ड्राइंग सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद आता था। ड्राइंग, देखो, एक जो रियल आर्टिस्ट होता है ना, हाँ, जब गॉड किसी को गिफ्ट देता है ना, तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं देता। क्योंकि मैं आपको ये बहुत रियल बात बता रहा हूं आज। हाँ। वो बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर भी देता है साथ साथ। हाँ। उसके अंदर कई सारे गुण होते हैं। हाँ। जैसे मैं बहुत अच्छा सिंगर था। या आई हैव हर्ड सामने देखा है, सुना है। हाँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर था। मैंने बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह भी लिए अपने टाइम पर। संगम कला और ये सब मैंने काफी अवार्ड्स लिए। ओके। और मैं बड़ा जबरदस्त एथलीट भी था। ओह। हाँ, तो मैं आपको सही बताऊं तो मैं स्कूल में कंफ्यूज रहता था। ओके। कि मुझे क्या सिंगिंग में जाना है, क्या मुझे आर्ट भी उतनी इक्वली हावी है, मुझे करना क्या चाहिए। ये तो अंदर से पता था कि सबसे निकम्मा आदमी हूँ पढ़ाई के अंदर। लेकिन मुझे ऑलराउंडर के अवार्ड्स मिलते थे स्कूल के अंदर। ओके। हाँ। लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए।
हाँ हाँ तो स्कूल की जर्नी भी अपने आप में बड़ी मजेदार है। और मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि मैं अपने जो टीचर थे मेरे हाँ। आर्ट के, मैं उनके साथ ज्यादा हाँ। टाइम स्पेंड करता था, आर्ट रूम में ज्यादा रहता था। क्लास, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक गलत बात होगी बोलना कि बंक करना, लेकिन हाँ कोई ना कोई ऐसा काम आर्ट कॉलेज आर्ट रिलेटेड रूम में रहता था कि मैं कहीं ना कहीं उसी चीज के अंदर उलझा रहता था सर के साथ। और टीचर्स को मैं ये बोल देता था कि मैम हमारा अभी ये चल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टीचर कहती थी ओके बेटे जाओ। आप उलझे नहीं रहते थे, आप कुछ तो रीजन ढूंढ के आप जाते थे वहां पे। हाँ, रीजन ढूंढ के जरूर जाता था। अगर बिना रीजन के जाएंगे तो आपको रेस्टिकेट कर देंगे। हाँ, ये सारे आर्टिस्ट जो स्कूल में थे वैसे ही करते रहेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें थी और वो बड़ा मजेदार टाइम था। मैं पोस्टर कलर के अंदर काम करते थे, वाटर कलर और पोस्टर कलर के अंदर मेरे टीचर बहुत ज्यादा। तो मैंने वहां से उनसे सीखा कि कैसे पोस्टर कलर्स को हैंडल किया जाता है, राइट। और हमारे 11th और 12th में जिसने भी फाइन आर्ट्स लिए उन सबको पता होगा बच्चों को कि उसके अंदर वाटर कलर से ही स्टिल लाइफ होती है, सामने अरेंजमेंट्स होते हैं, आपको स्टिल लाइफ करनी होती है और कॉम्पोजिशंस आती है आपकी। तो वो सब मैं वाटर कलर से ही करता था। लेकिन पोस्टर कलर के अंदर भी मैं सर को देखता था और उनको फॉलो करता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जयंती है, तो अब गांधी जी का बड़ा पोर्ट्रेट बनाना है और वो भी छोटे पेपर पे नहीं, बड़े कैनवस या बड़े पेपर्स के ऊपर बनाना है, क्योंकि वो बाहर डिस्प्ले होगा। तो वो जैसे साइन बोर्ड पेंटर्स नहीं होते, तो वो इतना बड़ा साइज बनाते हैं ना, तब भी प्रोपोर्शनेटली सही रहती है चीजें। तो वो वहां से सीखने को बहुत मिला कि बड़े बड़े कियोस्क, बड़े बड़े वो उनके पोर्ट्रेट्स और वो सब बनाया, ड्राइंग किया। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि यस आई कैन डू दैट, राइट। वो मेरे लिए बहुत इजी होना शुरू हो गया था क्योंकि मैं इतना कर दिया था। और कैलीग्राफी जो होती है, ब्रश से ही आप कैसे लिखोगे, क्योंकि आज तो वो खत्म हो गया क्योंकि वी हैव कंप्यूटर्स, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आज तो स्कूल के अंदर सारे टीचर्स को कंप्यूटर दे दिया है। अभी कुछ भी निकालना है तो वो प्रिंट आउट निकाल लेगा, लेकिन पहले प्रिंट आउट निकालने का स्कोप नहीं था ना, पहले ऐसा नहीं होता था, राइट। पहले फोटोशॉप नहीं था, राइट। तो हाँ, तो उसके अंदर क्या होता था, टीचर ब्रश से ही कैलीग्राफी करके सारे फॉन्ट्स को लिखते थे, राइट। तो वो मैंने वहां से सीखा। तो वो भी एक अपने आप में नई चीज थी और मेरे लिए, और एक बड़ी चीज थी क्योंकि उस टाइम पर यही इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। और आज नहीं है, लेकिन वो आनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ एक आर्टिस्ट को सारी चीजें आनी। आपने जो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी के बारे में जो आपने कहा, अभी कंप्यूटर्स आए फिर भी अच्युत पालव सर को पूरी दुनिया जानती है, एग्जैक्टली, कैलीग्राफी में। तो चीज ये रहा कि वहां से काफी कुछ सीखने को मिला शायद। और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था कि मुझे ऐसे टीचर, ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे दिल खोल के सिखाया। जो उनके पास था, जो उनके अंदर था, उन्होंने पूरा कुछ मुझे ट्रांसफर करा। मैं ओपनली बोलूंगा इस चीज को कि कभी उन्होंने कोई हाइड नहीं किया। एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि वो कभी कुछ हाइड ना करे अपने स्टूडेंट से, राइट। अगर वो हाइड करता है तो वो अच्छा टीचर नहीं है, कभी भी हो सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अच्छे पेंटर्स हैं बट दे आर नॉट गुड टीचर्स। ओके, है ना। तो गुड टीचर्स हम, मेरे नजर में वो होते हैं जो कुछ भी जानते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो अपने स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ओपनली शेयर करें, ना कि हाइड करें, राइट। तो ये बात है जो मैंने अपने टीचर में देखी थी कि वो कभी भी उन्होंने हाइड नहीं किया। जो भी उनके पास था, जितना भी था, वो बाटिक के ऊपर भी काम करते थे। ओके। तो मुझे याद है वो बाटिक के ऊपर बहुत काम करते थे। और बाटिक क्या होता है ये भी बता दीजिए, जो व्यूअर्स है उनके लिए भी। बाटिक एक ऐसा फॉर्म है, आप जैसे कपड़ों के ऊपर आपने देखा होगा कि वैक्स पहले लगा के, लेयर वाइज आप वैक्स लगाते हैं। जैसे आपने पहले वैक्स लगा दिया तो इसका मतलब आप नीचे वाली लेयर को व्हाइट ही छोड़ना चाह रहे अगर आपका व्हाइट कलर का कपड़ा है। फिर आपने दूसरी जगह कर दिया, फिर उसके ऊपर दोबारा वैक्स लगा दिया, फिर आप उसको, उस लेयर को, जैसे मास्किंग फ्लूइड है, इट इज जस्ट लाइक दैट एक्चुअली। तो हम उसको
वैक्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो वो बाटिक इस तरह के बड़ा जबरदस्त काम, और उसके अंदर फिर क्रश करते थे तो वो क्रैक्स भी आ जाते थे उसके अंदर। जैसे फटा फटा सा इफेक्ट होता है, तो वैसा क्रैक्स के भी उसके अंदर उस तरह का वो आ जाता था इम्पैक्ट उसके अंदर। राइट। तो वो बड़ा मजेदार काम करते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैंने सीखा, बट मैंने उनका काम बहुत देखा। ओके। हाँ। और वो बड़ा मजेदार था और बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी उसको देखकर। राइट। तो ये चीजें आपने स्कूल में ही काफी सारी चीजें देख ली। फिर मौका मिला कि कॉलेज गया, और कॉलेज के अंदर अपनी जर्नी को मैंने आगे बढ़ाया। मैंने अभी आपको बताया कि अच्छे दोस्त मिले, और बड़े सीनियर टीचर्स मिले। हमारे जो गुरु लोग थे वो बहुत सीनियर लोग थे, आज वो बहुत सारे इस दुनिया में नहीं है। ओके। तो बड़े फेमस धीराज चौधरी सर थे, नरेंद्र गुप्ता सर थे, परमजीत सर थे, और जगदीश जय सर थे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे, जो किशन आहूजा सर थे, और विलास बोस सर थे अप्लाइड आर्ट के अंदर, लहरी सर थे। तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हमें मिले जो बहुत सीनियर है, आज वो रिटायर्ड हैं या कुछ इस दुनिया में नहीं है, मैंने आपको बताया। तो ऐसे ऐसे लेजेंडरी पेंटर्स के साथ हमें मौका मिला काम करने का, उनके अंडर सीखने का। सुपर। तो वी आर वेरी लकी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उस ट्रांजिशन फेज से बाहर आ रहा था, जब अच्छे से खराब होना शुरू हो गया था सिस्टम भी। और मैं कहूंगा कि माहौल, एक जो स्टूडेंट्स के अंदर सीखने का भी जज्बा होता है, वो भी धीरे 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 खत्म ही हो रहा। उस पॉइंट पे भी आ जाएंगे। मेरा ना, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि ना आपको आप एथलीट भी थे, आप ड्राइंग भी अच्छा करते थे, और आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छे थे। तो आप कंफ्यूज थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ आगे, बराबर। तो ये आपकी कंडीशन थी स्कूल में। लेकिन अभी भी जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं कॉलेज में अभी भी पढ़ रहा हूं, तो मुझे ना काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है। उनको देख के मुझे समझ में आता है कि ये, मतलब अभी ये पॉडकास्ट की वजह से तो और ही ज्यादा मैं लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। उनको देख के मुझे ये समझ में आता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो आर्ट कॉलेज में अभी भी पढ़ रहे हैं, और उनको अभी भी कंफ्यूजन में है कि कोई लोग काफी अच्छी फ्लूट बजाते हैं, कोई अच्छा गाते हैं, और बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल, जो लिटरली कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं किसी कॉन्सर्ट में जाके। तो इतने अच्छे लेवल का कोई बहुत सारी चीजें करते हैं, कोई नाटक कर लेता है, प्ले कर लेता है, डांस कर लेता है। तो वो पेंटिंग के फील्ड में भी होते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि ना ये जो बंदा है ना, ये वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है जो वो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है ना उससे भी ज्यादा वो चीज कर रहा है जो उसको हॉबी लग रही है। तो ये जो चीज है आपने कैसे टैकल की और चूज किया कि नहीं, मैं एथलीट भी अच्छा हूं और सिंगिंग भी अच्छा कर लेता हूं, पर मुझे जाना है ड्राइंग फील्ड में, पेंटिंग फील्ड में, ये कैसे आपने टैकल किया? एक कहानी, क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूँ? जरूर। और ये बहुत जबरदस्त कहानी है। हाँ। ये सबक लेने वाली कहानी है। एक आदमी होता है, वो एक गांव में जाता है, बस में बैठा होता है, गांव आता है, बस रुकती है, उतर जाता है। और जब वो उतरता है तो थोड़ा सा उतर के आगे चलता है, देखता है कि गड्ढा खुदा हुआ है। फिर थोड़ा और आगे जाके देखता है कि 2-4 और गड्ढे खुदे हुए। मतलब चलता जाता है गांव के अंदर और देखता है यार हर जगह गड्ढे ही गड्ढे खुदे हुए, यार ये हो क्या गया, या कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई जो हर जगह गड्ढे खुदे हुए। तो वहां पर एक आदमी जा रहा होता है, पास उससे निकल रहा होता है, तो उससे पूछता है भाई साहब ये क्या है? कहता है एक काम करो, आप सीधे चले जाओ, एक आदमी है जो गड्ढा खोद रहा है और उसने ही सारे गड्ढे खोदे हुए, आप उसी से जाके पूछो। तो वो आगे जाता है और उससे बोलता है भैया आप ये बताओ मुझे कि ये हर जगह आपने जो है ना गड्ढे खोद खोद के डाल दिए हैं, ये क्या मतलब है इसका? हाँ, आपने किस लिए किया ये? कहता है क्या बताओ भैया, मैं इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए गड्ढा खोदता हूं और सोचता हूं कि पानी निकालूं लेकिन पानी निकलता नहीं। राइट, समझ रहे हो? राइट। तो फिर वो आदमी क्या आंसर देता है? अब ये सुन, उस आदमी ने ये आंसर दिया, अरे बेवकूफ आदमी, तूने इतने साल से गड्ढे खोद रहा है, मतलब
इतने सारे एफर्ट्स कर डाले तूने, राइट? एक गड्ढा खोदा, तुझे लगा कि पानी नहीं निकल रहा, तूने सोचा कि चलो यहां से पानी नहीं निकलेगा, मैं नेक्स्ट जगह पर हाथ मारता हूं, ठीक है? फिर वहां खोदा, फिर तुझे लगा कि तूने यहां से पानी निकल रहा, फिर तूने नेक्स्ट किया, तो तूने इतने साल लगा दिए। तेरा तो थोड़े दिन में ही काम हो जाता और वहीं से ही पानी निकल जाता। अगर तू एक ही जगह गड्ढा खोदता और डीप में चले जाता तो पानी वहीं से ही निकलता। तो इसका जो है ना सबक ये मिलता है इस कहानी से कि हमें एक जगह फोकस होना चाहिए, ना कि 10 जगहों पर। आप समझ रहे हो? आज पेरेंट्स की प्रॉब्लम पता क्या है? बच्चे को स्केट्स भी सिखा रहे हैं, बच्चे को सिंगिंग भी सिखा रहे हैं, बच्चे को फ्लूट भी सिखा रहे हैं, हारमोनियम भी सिखा रहे हैं, है ना, पेंटिंग भी सिखा रहे हैं। अरे यार तुम सब कुछ सिखा रहे हो, बच्चे से तो पूछो उसका इंटरेस्ट क्या है, राइट? दूसरी बात यह है कि सब कुछ सीखने के बाद भी वो 0 है। हर जगह 20% या 25%। आज की मार्केट, आज की दुनिया 25%, 50% या 75% वाली नहीं है, वो 100% मार्केट खत्म करने वाली चीज है। अगर आप 100% नहीं जानते किसी भी चीज को तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये समझनी है कि एक जगह गड्ढा खोदना है, मतलब एक राह में, एक डायरेक्शन में काम करना है, उसके अंदर 100% अपनी मेहनत पूरी देनी है, तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचोगे आज मैं मजा नहीं आ रहा यार, मैं चलो सिंगिंग में भी ट्राई करता हूं, राइट? तो मैं तो बड़ा अच्छा गा लेता हूं, मैं उसमें भी ट्राई करता हूं, ऐसे नहीं होता यार। लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना आप सब लोगों ने, बच्चों ने बना दिया इस चीज को। आपके सामने, आप तो लकी हो कि आपके सामने यूट्यूब भी आ गया, आपके सामने सर्च इंजन आ गए, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, सब कुछ आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। क्या नहीं है आपके सामने? हमारे सामने कुछ भी नहीं था। हम लॉन्ग कट से चले थे, इसलिए आज ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। आप सब शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए किसी भी चीज को करने के लिए मैंने आपको बताया कि 100 में से 100 मारना जरूरी है, ना कि 50%, 40% या 60%। तो इसलिए मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर एक लेसन लिया था और इस चीज को माइंड में रखा कि मेरे को एक जगह फोकस रहना। मैंने आंखें बंद करी और सोचा कि सबसे ज्यादा हावी क्या चीज हो रही है मुझ पर। सबसे ज्यादा हावी मुझ पर हुई आर्ट, और मैंने फिर संगीत भी सीख रहा था, मैंने अवार्ड्स भी ले लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको साइड में रखा, अपने जो गेम्स थे उसको भी साइड में रखा, और मैं आर्ट में आगे फोकस किया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी कि मैं आज यहां तक आ पाऊंगा, लेकिन मैं आया अपने हार्ड वर्क से। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट बिहाइंड एनी सक्सेस। मैं आपको क्लियर बता, तो सक्सेस के पीछे कभी भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। सक्सेस के पीछे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं हो सकता। ये हमारी हेल्प करने के लिए है, लेकिन हम इनसे हेल्प ले नहीं रहे। एक्चुअली हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर अपने आप को चमकाने के लिए कि मैंने कुछ भी बनाया वो डाल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लोग, आप भीड़ के अंदर से अलग कैसे निकलेंगे ये सोचना है आपको। तो वो अगर आप अलग निकल के दिखना चाहते हो तो आप तभी दिख पाओगे जब आपका काम बहुत स्ट्रांग होगा शैंकी। अदरवाइज आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके सर पे चढ़ के आपको नीचे दबा के आगे चढ़ना चाहते हैं। तो उनमें से आपको कैसे आगे आना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो तभी हो सकती है जब आपकी मेहनत आप जो है 10 गुना बढ़ाते हो, और हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी अपने काम के प्रति ही आपकी जीत है। अदरवाइज दूसरी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। राइट, राइट। सो बहुत ही मतलब अंदर से सोचने वाली जो चीज़ है वो आपने मतलब इतना अच्छे से बताया ये स्टोरी को देख के। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन था वो अभी दूर हो चुका रहेगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि 12th के बाद मतलब आपके ना थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए कि मॉम डैड और आपकी जो फाइनेंशियल परिस्थिति जो थी वो कैसी थी जब आप बचपन में थे। शैंकी, मैं
आपको सच बताऊं, हम फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे। ओके। दो मेरे फादर जो थे वो ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, बट तब गवर्नमेंट के अंदर कोई पे कमीशन टाइप का सिस्टम नहीं था, तो काफी कम सैलरी होती थी और स्ट्रगल कर रहे होते थे हम। और हम एक कमरे में रहते थे और मुझे अपने क्लासमेट्स को अपने घर में लाने के लिए बड़ा शर्म आता था। धीरे धीरे टाइम बदलता है हर आदमी का, और जब मैं कॉलेज में आया तो हमने अपना घर लिया, लेकिन वहां पर हम रह नहीं रहे थे, हम रेंट पे ही रह रहे थे। और उस जो हमने अपना घर लिया था, वहां पर मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ था, और मेरे क्लासमेट्स जो थे मेरे आर्ट कॉलेज के, कॉलेज ऑफ आर्ट के, तो वो सब वहीं पर ही आ जाते थे, मंडली जमती थी, और वहीं पर ही रात भर हम ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह, लाइव ड्राइंग्स, ये स्टडी वगैरह सब कुछ करते थे वहीं पर। तो उसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर। ओके। तो हमने अपने रेंट को खत्म करके हम वापस वहीं पर ही आ गए थे। तो उसके बाद मैं जिस आर्ट कॉलेज से था, अब कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर क्या होता है शैकी की, वहां पर ना बड़ा हाई प्रोफाइल लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां पर बड़े रिच जो है ना, फाइनेंशियली बड़ा बैकअप उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, तो इस टाइप के लोग बड़ा आते हैं आर्ट कॉलेजेस के अंदर। और हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा था, अभी मुझे नहीं पता कि क्या अभी का सिनेरियो ऐसा है कि ना वो कॉलेजेस ना बढ़ गए, मतलब जो अमीर, जो फाइनेंशियली ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनका कॉलेज ही अलग हो गया है। लाइक उनकी जो फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर वो अलग ही होता है, मतलब लिटरली 2-2.5 लाख से शुरू हो जाते हैं वो कॉलेज पर ईयर, और बाकी के जो है 20-25 हजार की जो फीस होती है साल की, वैसे कॉलेजेस अलग। पर उसमें भी कोई हाई प्रोफाइल रहते हैं जो ज्यादा दूर वजह से आते हैं। दुख की बात यह है शंकी की कॉलेजेस तो हैं, लेकिन उसमें अंदर कंटेंट नहीं है। और कॉलेजेस तो है, कंटेंट के साथ है ना, फाइन उसके अंदर पढ़ाने वाला अच्छा कोई नहीं है। कॉलेजेस तो है, लेकिन उसमें पढ़ने वाला अच्छा कोई नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, क्यों बहुत कम बच्चे आते हैं। भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ, और बस उसके बाद मैंने एड एजेंसी ज्वाइन किया कॉलेज ऑफ आर्ट करने के बाद। बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली, बड़े धक्के खाए, और 6 महीने धक्के खाने के बाद में एक जॉब मिली 3,500 रुपए की। उस वक्त 3,500 भी अच्छा खासा अमाउंट होता था। इन विच ईयर? कहूंगा कि बहुत कम था। हाँ, विच ईयर ये आपको 3,000 सैलरी? मैं 98 में पास आउट हो गया था। ओके। तो मैं तब की बात बता रहा हूँ। ओके। तो बस एड एजेंसी ज्वाइन करा, तो मैंने आपको बताया कि पूरी रात भर काम कर रहे थे, और बहुत ज्यादा दिल को खुशी मिल नहीं रही थी। तो मुझे एक स्टूडियो के बारे में पता लगा। ओके। कि एनिमेशन का स्टूडियो नया खुला है दिल्ली के अंदर। उसका नाम था पिक्सेल इंडिया प्रोडक्शंस। ओके। पहला एनिमेशन का स्टूडियो खुला था। तो वहां मैं इंटरव्यू देने गया, तो मेरा टेस्ट हुआ और बड़े लोग आए हुए। तो वहां मैं पास हो गया उसके अंदर, और मेरे को उन्होंने 5,000 की सैलरी में रखा। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार वाह, 3 से 5 हो गए। और दूसरी बात ये कि मुझे एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और वहां जाके मेरा असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वहां हर रोज आई यूज्ड टू ड्रॉ मोर देन 1,000 ड्रॉइंग, मोर देन 2,000 ड्रॉइंग्स इन अ डे। क्योंकि आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर रहे होते हैं डिजिटली। राइट एनिमेशन में, बराबर। हाँ। तो वो क्लासिकल सेल एनिमेशन था जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ था, और बैकग्राउंड्स बनाना, और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना, और ड्राइंग करना, स्टडी करना, पोजेस को स्टडी करना। तो वो थिएटर की चीज, लाइट एंड शैडो, कैमरा एंगल्स एंड व्यूज, है ना, स्टेजिंग एंड पोजिंग, वो सारी चीजें वहां पर सीखी। और कंप्यूटर भी बहुत अच्छी तरीके से वहां पर सीखा, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, सिलिकॉन ग्राफिक्स के अंदर काम हो रहा था, वो सीखा। मीडिया पैक्स था, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। तो वहां से बहुत कुछ समझ आया, और कंपोजिशन के बारे में समझ आया। आज हम कुछ भी बनाते हैं तो लोगों को ये समझ ही नहीं आता व्हाट एग्जैक्टली द कंपोजिशन इज। कंपोजिशन का मतलब क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं होता। लेकिन वहां पर मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि थिएटर की बात थी, फिल्म की बात थी, तो आपको
वो कैमरा एंगल्स, व्यूज, टॉप व्यूज, रियर शॉट, टाइट शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, इन सब के बारे में समझ आया। लाइट एंड शैडो का कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझ आया। तो ये चीज मुझे बड़ा पे कर गई और मैं थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का कि मेरा चेन इतना अच्छा बना कि पहले मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। एक ही टेक में मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया। कॉलेज ऑफ आर्ट से मैं एक ऐसी जगह गया एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि मैंने अप्लाइड आर्ट लिया था, तो मैंने एड एजेंसी ज्वाइन करा था। और मेरे दिल को समझ आ गया कि अमित, तेरे लिए ये फील्ड बनी ही नहीं है डिजाइनिंग की। तेरे लिए जो तेरे ऊपर हावी था आर्ट, बड़ी जल्दी समझ आ गया मुझे, ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी। और देखो आप कि मेरे को एक और चांस मिल गया एक ऐसी जगह जहां मेरे को जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी वो ड्राइंग थी, वहां जाने का, और वो एनिमेशन स्टूडियो था। सुपर। और मैंने दबा के ड्राइंग करी वहां और पेंटिंग करी, बैकग्राउंड्स बनाए। तो वहां से मुझे लगता है कि सारा गेम चेंज हो गया मेरा। और मैंने 2-3 साल बड़ा दबा के काम किया। फिर मैंने 2001 में अपना स्टूडियो खोल लिया। राइट। तो स्टूडियो खोलने के पीछे भी एक अलग बात थी कि मैं जॉब तो कर ही रहा था, तो मेरा प्लान था कि एनिमेशन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फॉरेन में बहुत सारे स्टूडियोज थे उसके। तो एक चेक रिपब्लिक पराग में एक कंपनी थी, तो उन्होंने मैंने वहां पर एक टेस्ट दिया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से मतलब है कि उन्होंने मुझे मेल के थ्रू भेजा कि आप ये बना के दिखाइए। तो मैंने उनको वो स्मॉल 10 सेकंड का पीस बना के दिखाया, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। बराबर। पेंगुइन की एनिमेशन थी और वो उनको बड़ी पसंद आ गई और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया उसके लिए, अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए। तो वो फर्स्ट स्टेप वाला बात था, जैसे स्टेजेस होती है ना, अभी पहला राउंड, दूसरा राउंड। तो फर्स्ट राउंड में मैं पास हो गया था। अब चीज ये आया उसके साथ साथ कि 1-1.5 महीना निकल गया, उनका कोई दोबारा से कॉल ही नहीं आया मेरे पास, या दोबारा से कोई मेल ही नहीं आया। तो वो जो मेल नहीं आया तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरे को आगे उन्होंने नहीं ली। तो मैं अंदर से थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था। मुझे लगा कि यार मैंने उसकी वजह से पासपोर्ट भी बनवा लिया था, सब कुछ कर लिया था और जाने का हो भी गया था, लेकिन हुआ भी नहीं वो। तो थोड़ा सा हो जाता है किसी भी यंग आदमी में कि यार वो तो बाहर जा रहा था और अब खत्म हो गया वो अभी जाना, तो अब क्या होगा। तो फिर मैंने अपने फादर से डिस्कस किया और मैंने बोला नहीं, मैं अपना ही काम करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर अपना एनीटून्स एनिमेशन एकेडमी खोल ली। राइट। और आज जिसका नाम है एनीटून्स द स्कूल ऑफ आर्ट एंड एनिमेशन। और आज वो सक्सेसफुली चल रहा है और आज 23 साल हो गए उसको चलते हुए। और ये इस तरह से स्टार्ट हुआ। उसमें मैं प्रोडक्शन भी करता था और हमारी ट्रेनिंग भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर। तो दोनों चीजें चलती रही और 8-10 साल, 7-8 साल ऐसे ही चलते रहे। और ना बहुत ज्यादा मैं राइज किया, मतलब अप एंड डाउन होते रहते। राइट। तो ये रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कभी बंद नहीं किया। मेरे साथ बड़े बड़े वेल मछलियां आई, जैसे एरीना, मैक है, पिकासो वगैरह बड़े आए। लेकिन उन्होंने भी देखा कि एक ही आदमी, ये पागल आदमी है जो ये लगा हुआ है और हम बंद भी हो रहे हैं। अच्छा, वहां पर भी मैक और अरीना ही है दिल्ली में भी? हाँ, लेकिन एक और बात बताता हूँ कि इसकी भी मैं नॉलेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम के द्वारा। प्लीज। हाँ। कि एनिमेशन का मतलब आर्ट है। एनिमेशन का मतलब कंप्यूटर नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले सबको मैं ये बोलना चाहूंगा, राइट। ये गलत फहमी है हम सब लोगों को। हम क्या कर रहे हैं, ये जो आए इन्होंने क्या किया कि एनिमेशन ऑपरेटर्स पैदा करे, राइट। एनिमेशन आर्टिस्ट, बराबर। हाँ। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आर्ट की बात, चीज में आर्ट ही नहीं है, बराबर, तो वो किस टाइप की बात कर रहा है। तो वहां पर अब बच्चा कोई अगर जाता है तो वो सॉफ्टवेयर सीखने जाता है, वो एनिमेशन करने नहीं जा रहा है। और वो वहां पर वही सिखाते हैं। लग रहा है 3D एनिमेशन भी आप वो मैक और माया आप सीख रहे हो तो आप एनिमेशन सीख जाओगे, तो नहीं। आप अगर आप डिज्नी के या वार्नर ब्रदर्स या किसी के भी अगर उनका जॉइंट वेंचर में जो पिक्सार है, अगर उनके भी आप देखो प्रोडक्शन हाउसेस, दे ऑल आर बेसिकली सेल एनिमेटर्स जो
धीरे धीरे जाकर 3D के अंदर भी उन्होंने काम किया, राइट। Right. तो सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आर्ट नहीं सीखी जा सकती ऐसे अगर आपके अंदर आर्ट नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो दुनिया के सामने बच्चों को अभी ये बात पता नहीं है, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख देते हैं हाँ। और उनका कुछ होता नहीं है, और इस फील्ड को वो बोलते हैं कि ये खराब है। हाँ। फील्ड खराब नहीं होती है, हाँ। लेकिन आप उस चीज के लिए नहीं बने थे, ये सच्चाई थी, और आप गलत चीज में चले गए। आप करना कुछ और चाहते थे और आप करने लगे कुछ और, तो वो चीजें फिर ऐसा होता ही है। और ये फील्ड फिर इसलिए आगे जाकर थोड़ी नीचे भी आ गई। तो मैं काफी साल तक एनिमेशन करता रहा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना चाहिए जो दिल को बहुत अच्छे लगे। तो एनिमेशन को धीरे धीरे करके मैंने कम कर दिया और फाइन आर्ट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया। फिर हमने BFA का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी से टाई अप किया और हमने स्टार्ट किया वो। और तब कोई और नहीं था, तब मैं अगर गलत नहीं है तो सिर्फ कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया ही था, और एक और वो था कॉलेज इंस्टीट्यूट था। तो उसके बाद हमने जब खोला था तो हमारे पास बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उसका, और काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, और हर बच्चे की हम जॉब लगवाते थे और पूरी कोशिश करते थे कि ये कहीं ना कहीं सेटल हो जाए आर्ट की फील्ड के अंदर। हाँ। तो करते करते ये सारी चीजें, आज 23 साल हो गए, कॉलेज तो चल ही रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं। और मैं उनको यही बोलता हूं कि प्रैक्टिकली सोचो, ना कि सिर्फ दिल से सोच रहा है आदमी। दिल दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन है, और हाथ का भी अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम जरूर करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं 2013 या 14 के अंदर मेरी वाइफ ने मुझे पुश किया, तो मैं बाहर गया, थाईलैंड गया। तो और वहां पर जाकर मैं अतानुर से मिला, जो हमारे प्रेसिडेंट है IWS के, और बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिला। तो बस वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई की, और इस तरह से चलता गया। उस तरफ हम जाएंगे, IWS के तरफ। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अप्लाइड आर्ट से आपने एजुकेशन लिया है। हाँ। ठीक है, तो मेरा सवाल एक्चुअली ना, एक सेकेंड, सवाल ये था, काफी लंबा, मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि आप रुकोगे तब मैं पूछ लूंगा। बहुत ऐसा ही होता है, बहुत सारी दिमाग में चीजें, जब आप सामने वाला बोलता जाता है, आप सोच रहे होते हैं कि मुझे ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाता है। राइट। तो ओके, सो अप्लाइड और फाइन, जो भी दिमाग में आ रहा है, हाँ, वो सोच के रखो, और मुझे उस वक्त स्टॉप कर देना। हाँ। जब आपके दिमाग में नहीं, आप है ना इतने फ्लो में होते हो और इतना एंथुसियास्टिक से आप बात करते रहते हो ना, तो आपको रुकने के लिए, मुझे बोलने के ऐसा लगता नहीं है कि बाबा रुको सर, आप कंटिन्यू करो, कोई नहीं, काफी अच्छा बात कर रहे हो। मैं एक ऐसा रेडियो हूँ, हाँ, जो एक बार चालू हो जाता है ना तो फिर वो बंद नहीं होता। राइट। तो ये मेरी आदत ही है, क्योंकि IWS में रहकर आप पूरी दुनिया जहाँ में घूम रहे हो, और सारे आपको कंट्रीज, वहाँ की सरकारें बुला रही हैं, आप वहां जाके स्पीच देते हो। पहले मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब थी सर, यहाँ पे आएंगे, एक सेकंड, अभी याद आया मेरे को। हाँ, तो आपने जो अप्लाइड लिया, वो क्यों लिया? अगर आपको स्कूल में भी पेंटिंग करना पसंद था, आप हर जगह पे पेंटिंग्स ही करते थे, ड्राइंग्स ही करते थे, आपने अप्लाइड मतलब वो जो मार्केटिंग वाला जो रहता है, लोगो मतलब ब्रांडिंग और वो सब जो रहता है वहां पर अप्लाइड में जो सिखाते हैं, उसका आपके लाइफ में कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था, पर फिर भी आपने अप्लाइड क्यों लिया, फाइन क्यों नहीं लिया? अच्छा, आज मैं सारे बच्चों को, सारे यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो हमारे को 10th के बाद जो फाइन आर्ट्स लेना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए। राइट। आपने कभी ऐसी जॉब देखी शायद कि जहां पर आपको कोई ये बोले कि आप मेरे स्टूडियो में काम करो, मैं आपको पैसे देता हूँ 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए देता हूँ, 20,000 रुपए देता हूँ, या 10,000 रुपए देता हूँ, आप मेरे लिए पेंट करो। ऐसी कोई जॉब ही नहीं होती है। बराबर। राइट। तो फिर पेंटिंग में जॉब्स क्या है? एक्चुअली पेंटिंग में तो कोई जॉब ही नहीं है। पेंटिंग एक मेडिटेशन है,
पेंटिंग एक साधना है, पेंटिंग एक वो चीज है जो आपको हर वक्त उस टेंशन से बाहर निकालती है, राइट? जो आप अपनी जिंदगी के अंदर खोए हुए हो, परेशानियों में हो, कौन सा आदमी सुखी है? कोई भी नहीं। कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई परेशानी हमेशा ही चलती है। तो पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर देती है पूरे वर्ल्ड से कि आपके पास खाना खाने के लिए पैसे भी हैं या नहीं, क्या आपको भूख लग भी रही है या नहीं। तो आप पेंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है, राइट? लेकिन आप सोचो, अगर उससे आपको पैसा भी कमाने को मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन ये सबके नसीब नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा नसीब मिलता है कि उनकी पेंटिंग भी बिक रही होती है। ऐसा हम कोशिश सब करते हैं, लेकिन सबकी पेंटिंग्स नहीं बिक रही होती। तो पेंटिंग एक शौक है, आप उसको पैरेलली चलाइए। अगर उससे आप कमा भी पा रहे कमीशन के काम ले लेकर तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अप्लाइड आर्ट इसलिए लिया क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो सारी जॉब्स हैं वो डिजाइनिंग या अप्लाइड आर्ट से ही रिलेटेड है। आप अगर देख लीजिए कोई भी जॉब्स, कौन सी जॉब्स होती है वो होती है एड एजेंसीज, राइट? एड एजेंसीज के अंदर आप सब कुछ प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर डैंगलर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, लीफलेट्स, राइट, प्रेस एड्स, मैगजीन एड, पूरा कैंपेन करते हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए ही नहीं, जो छपने वाला होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया जो दिखने वाला या सुनने वाला होता है, उसके लिए भी करते हैं। सब कॉन्सेप्ट तैयार होता है, कॉपी तैयार होती है, कौन सा फॉन्ट किसके साथ जाएगा, क्या विजुअल जाएगा, है ना? तो ये सारा डिजाइनिंग का काम होता है। तो वो एड एजेंसीज है। मैगजीन्स, आप मैगजीन्स में जा सकते हैं, आप अखबार में जा सकते हैं। हर रोज हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता कि वो हर रोज डिजाइन होता है, राइट? पब्लिकेशन हाउसेस, कितने सारे पब्लिक, हर रोज आप कितनी बुक्स देखते हो, लाखों करोड़ों बुक्स हर साल छपती हैं। कौन बना रहा है उनको? हमारी फील्ड के लोग ही तो बनाते हैं, डिजाइन भी करते हैं, इलस्ट्रेट भी करते हैं, इलस्ट्रेटर्स होते हैं जो उसको इलस्ट्रेट करते हैं। तो इलस्ट्रेटर्स या डिजाइनर्स कौन है? तो हमारी फील्ड के लोग हैं, राइट? एनिमेशन इंडस्ट्री, आजकल सारी बुक्स कन्वर्ट हो रही है। देखिए आप, ई लर्निंग सेक्टर कितना सक्सेसफुल हो गया, बड़े बड़े स्टूडियोज खुले हुए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस जहां पर सारा कुछ काम चल रहा है। एनिमेशन प्रोडक्शंस, फिल्म्स बन रही हैं, मैस्कॉट्स बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, राइट, स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं, पता नहीं दुनिया जहां का काम है। कितने सारे तो किड्स के चैनल्स हैं, आप अगर देखो तो वो कौन बना रहा है? कोई कंप्यूटर से बनी हुई चीजें थोड़ी ना सामने आके मॉड्यूल तैयार है। तो हमारे फील्ड के लोग ही तो जाते हैं जो ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, टीचिंग लाइन। अब पेंटिंग करने के बाद तो हर बच्चा ये सोचता है, यार मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ। हाँ, आप पेंटिंग करने के बाद भी टीचर बन सकते हैं, अप्लाइड करने के बाद भी टीचर बन सकते हैं, स्कल्पचर करने के बाद भी टीचर बन सकते हैं। ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है जहां पर आपको बोलेगा कोई, अच्छा आपने अप्लाइड से किया, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हमारा भ्रम है, हमें गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, बताया गया है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने बीएफए करा है तो आप एलिजिबल है टीचिंग लाइन के लिए, राइट? लेकिन अगर आपने अप्लाइड आर्ट से किया है या विजुअल कम्युनिकेशन से किया, दोनों एक ही बात है। तो आप एलिजिबल है कहां के लिए? जो अभी मैंने आपको बताया, मैगजीन्स, अखबार, पब्लिकेशन हाउसेस, एड एजेंसीज, है ना? तो ये सारी जगहें हैं। न्यूज चैनल्स, आप देखो खबर लेके आने वाला, लेकिन खबर को ग्राफिक्स की शेप में प्रेजेंट करके, एयर करके दिखाने वाला हमारा डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, उसमें सब अप्लाइड आर्टिस्ट ही होते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आप अप्लाइड आर्ट के अंदर सीखते हैं। और पेंटिंग तो एक ऐसी चीज है जो मैं कहूंगा उसको सिर्फ माहौल चाहिए होता है। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। पेंटिंग तो आप नेचुरल तरीके से सीखते हैं, अपने सराउंडिंग, अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, बुक्स पढ़ के सीखते हैं, लोगों के काम देख के सीखते हैं और खुद करके सीखते हैं, राइट? और कोई भी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल नहीं है। वो आप किसी भी, चाहे वो वाटर कलर है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो एक्रेलिक है, आप एक दिन में सीख सकते हो उसको। लेकिन एप्लीकेशन, मेरे से बहुत अच्छे एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों की होगी वाटर कलर में, लेकिन कहां वो मार खाते हैं? वो ड्राइंग में मार खाते हैं। कहां वो मार खाते हैं? कॉन्सेप्ट में मार खाते हैं। कहां वो मार खाते हैं? वो सब्जेक्ट्स में मार खाते हैं, राइट? कहां वो मार खाते हैं? एंगल्स में, व्यूज में, हाँ, कंपोजिशन की
जो फंडामेंटल्स है, गोल्डन रूल्स है, उनको ना समझ के काम करते हैं, वहां मार खाते हैं। तो हमें सीखना वो है, हमारे को पेंटिंग नहीं सीखनी। पेंटिंग कोई सीखने की चीज ही नहीं है एक्चुअली में। पेंटिंग तो नेचुरल चीज है, जो बॉर्न टैलेंटेड लोग होते हैं वो कर ही लेते हैं। आप तो कॉलेज सिर्फ जाते हो पॉलिश होने। हाँ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर दे। अरे यार, अगर मैं ऐसे सोच लेता तो ऐसे आप अपने सराउंडिंग से निकालते कि आप अपने क्लासमेट्स को देखते, ओके इसने क्या सोचा, ओके ऐसा भी हो सकता था, ओके मैं भी करता हूँ कोशिश। तो आप अपने सराउंडिंग से सीखते हो, राइट। तो पेंटिंग एक शौक है, उसको पैरेलली चलाइए, बड़ा मजा आएगा। कमाएंगे तो तभी, अगर आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप मटेरियल के लिए भी पैसे निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे आप? इतने महंगे महंगे मटेरियल्स हैं, है ना, हजारों रुपए के कैनवस आते हैं, कलर्स आते हैं, ब्रशेस आते हैं, अब कैसे निकाल पाएंगे? तो इसलिए लोगों के शौक मर जाते हैं। थोड़े दिन पेंटिंग करते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट डायरेक्शन में अगर चले, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, वैसे चलेंगे, अब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तभी तो मैंने अप्लाइड आर्ट लिया और आज मैं पेंटिंग कर पा रहा हूँ। क्या बात है, आप समझ रहे? राइट। तो यही फंडामेंटल के साथ आप काम करो। कौन मना कर रहा है आपको? कोई, मेरे को किसी ने मना किया कि नहीं तू तो अप्लाइड आर्टिस्ट है, तू पेंटिंग कैसे कर रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पेंटिंग दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है, राइट। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। लेकिन हम डिग्री की जब बात करते हैं वो इसलिए करते हैं, हम बीएफए की बात वो करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हम 4 साल के उस एटमॉस्फेयर के अंदर पले बढ़ेंगे जहां हम अपने आसपास हर जगह आर्ट को समझेंगे, देखेंगे, उस एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, कलर्स को, पर्सपेक्टिव को, ड्राइंग को, कॉन्सेप्ट्स को, सब्जेक्ट्स को, उन सबको समझेंगे। तब जाके हम 4 साल का वो एक कोर्स कैरिकुलम जो तैयार किया हुआ उन्होंने, उसको करने के बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के बाद हम एक सक्सेसफुली एक पर्चा लेंगे जिसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, राइट। तो इसलिए वो माहौल की जरूरत होती है। इसलिए हर जगह आपको बोला जाता है आप बीएफए है, आपने बीएफए या एमएफए किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो आइए, दिखाइए अपना पोर्टफोलियो। अगर आपने नहीं किया हुआ तो बड़ा मुश्किल है। पहले चलता था कि आप सेल्फ टॉट है तो आपको कोई आईडीसी में भी रख रहा है, लेकिन आज इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा होता ही नहीं। बीएफए इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की है या मेडिकल 4 साल का होता है, वैसे ही हमारा भी स्पेशलाइजेशन है, ये 4 साल का होता है। तो इसलिए हम ये 4 साल के कोर्स को पूरा करते हैं और हम उसके अंदर डिग्री हासिल करते हैं और एक स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। राइट। अभी अप्लाइड आर्ट मैंने लिया है और आज मैं पेंटिंग भी कर पा रहा हूँ। सुपर। हाँ, क्या बात है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब 4th ईयर खत्म हो गया आपका, ठीक है, तब तक आप कुछ इनकम जनरेट कर पा रहे थे कोई अदर स्ट्रीम से, साइड बाय साइड ऐसा कुछ कर रहे थे कॉलेज ईयर्स में, 4th ईयर तक? मैं कॉलेज में सबसे बदनाम लड़का था, ये सबसे ज्यादा फ्रीलांस करता है। ओके, राइट। मैं शुरू से ही इलस्ट्रेशंस करता था, फिर इलस्ट्रेशंस करते करते मुझे मेरा एक सीनियर मिल गया, मुझे उसने काम देखा मेरा, उसको बड़ा पसंद आया कि यार ये तो इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। वो सूट्स और दुपट्टे वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर हैंड पेंटिंग्स करते थे। ओके, राइट। मेरे जो सीनियर थे, वो बिग जॉस, एबनी, बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर उनके डिजाइन्स, सूट्स, आपको लगता है ना कि सूट ये तो है, दुपट्टे की बात कर रहा है, लेकिन एक एक डिजाइन हैंड पेंटेड होता था और उनकी एग्जीबिशन होती थी, या वो एक एक डिजाइन बड़े महंगा बिकता था। तो उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, मैंने उनका काम देखा, समझा, वैक्स के ऊपर भी बाटिक वाला भी काम किया और रात रात जाकर वो हैंड पेंटेड सूट, दुपट्टे वो सब भी बनाए। फिर मुझे लगा कि थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मैं अपना भी ट्राई करके अपने सैंपल्स बना के मैं बाहर निकल सकता हूं। तो मैंने वो किया, अपने सैंपल्स भी बनाए और मैं बड़े बड़े शोरूम्स में जाकर दिखाए तो उनको पसंद आए और उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया। तो वो जो मुझे आधे पैसे मिल रहे थे, अब मुझे पूरे मिलने शुरू हो गए थे। अब मेरे पास काम इतना ज्यादा हो गया था शैन की कि मैंने अपने क्लासमेट्स को बोला, यार तू भी करेगा, चला मैं तेरे को भी पैसे देता हूँ, तू भी कर, मिलके कमाते।
हाँ। तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, हाँ। मैंने जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने कॉलेज के काम से। मेरे सारे सबमिशंस, मेरी सारी चीजें पूरी बराबर होती थी और शिद्दत से होती थी। ओके। कभी कोई कमी नहीं आई उसके अंदर, ये सोच के कि यार नहीं अभी तो मेरे को बाहर का पैसा, जैसे शेर को खून लग जाता है, खून लग जाता है, हाँ। तो ऐसा कोई मेरे साथ नहीं हुआ। पैसा जरूर कमा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे लिए वो प्रायोरिटी सिर्फ पैसा ही रह गया था, कि मेरा कॉलेज का काम नहीं था। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा कॉलेज का काम ही था, लेकिन वो तो मैं सपोर्टिवली अपने फ्रीलांस काम कर रहा था, और ऊपर वाले की मेहर थी कि मैं वो काम कर रहा था, उससे पैसे भी अर्न कर रहा था, और मेरा फाइनेंशियली भी मैं ग्रो कर रहा था उस टाइम पर। यू वर सो स्मार्ट एट दैट एज, ये कह सकते हैं, क्योंकि ना आप जो ये एज में जो चीज कर रहे थे, ये काफी लोगों को नहीं आता है। मतलब काफी कम लोग होते हैं जो इतना सब कर पाते हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो अभी काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ और एक चीज करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। मतलब लिटरली 100-150 लोगों में से एक बंदा ऐसा निकल जाता है। तो उसके आपका जो आप कर रहे थे बाहर के काम करना, मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो आप एक बिजनेसमैन तो जरूर होते। नहीं हो सकता, आज भी नहीं हूं, जबकि मैं इतने साल से कॉलेज चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तब भी मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन नहीं। व्हाई? बिकॉज आई एम मोर ऑफ मतलब इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्ट। मैं पेंटिंग की तरफ ज्यादा झुकाव है मेरा, और मैं उसी तरीके से सोचता हूँ। लेकिन मैं इतना स्मार्ट जरूर हूँ कि मुझे ये समझ आता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे क्या करके देना है और कैसे करके देना है। राइट। ये मुझे समझ आता है, और ये मुझे शुरू से ही समझ आ गया था ये गेम, कि सामने वाला आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। हर बार कोई ना कोई कभी बताकर आपके पैसे मारता रहेगा और आप एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। तो बहुत हुआ, मेरे भी बड़े पैसे मरे, लेकिन यही एक्सपीरियंस से ही तो आप स्मार्ट बनते हो। अगर आप सेम गलतियां आगे भी करते जाओगे तो फिर आप स्मार्ट नहीं कहलाओगे। तो आज अगर मैं ये स्मार्टली बात भी कर रहा हूं और ये सारी बातें बता रहा हूं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको बोलना आना भी जरूरी है, सिर्फ पेंटिंग ही करनी जरूरी नहीं है। आपको उसको बेचने के लिए बोलना भी जरूरी है कि आप बना क्या रहे हो। आप समझ रहे हो? तो अगर आप उसको बता ही नहीं पाएंगे और स्मार्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट से या जो भी आपको काम दे रहा है, तो आप मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, दोनों तरीके से, काम से भी और बात से भी। राइट। थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप घबराए ना। हमारी हिंदी मातृभाषा बहुत अच्छी है, हम उसके अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा का मतलब हो गया जिसको अंग्रेजी आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इतने जबरदस्त काम करते हैं लोग, वो इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। अभी हाल ही में वो ऑफ हुए ना, जापान या फिर चाइना के थे, कैरिकेचर टाइप में करते थे, कार्टून आर्ट टाइप में, इंक पेन होता है ना, इंक पेन, उससे वो ड्रॉ करते थे। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट बहुत लेजेंड थे और उनको पूरी दुनिया जानती थी। इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव होते थे। मतलब लिटरली उनका ऐसा साइज नहीं था कि उसके अंदर वो ड्राइंग्स निकाले, ऐसा पेपर का कोई साइज लिमिटेड नहीं था। वो लिटरली बहुत ही बड़े बड़े पेपर्स पे करते थे। और उनको आप अगर जानते होंगे तो प्रोको नाम का एक यूट्यूब चैनल है, एक आर्टिस्ट है उनका है, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर है उनके पास। वो ऐसे आर्टिस्ट है, ऑनलाइन बहुत एक्टिव होते हैं। वो लिटरली उनके पास जापान में जाके उनके साथ इंटरव्यू लिया। उन्होंने वहाँ पर भी आई थिंक उनकी लैंग्वेज में बोला, चाइनीज़ या फिर जापानीज़ है वो, तो उन्होंने सबटाइटल्स में किया क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट है वो कंट्री में से एक आर्टिस्ट। तो ऐसा है। ग्रेट यार, ऐसी बातें तो इंस्पायर करती हैं हम सबको, और हम सोचते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं फिर वो सही कर रहे हैं, और तभी हम आगे बढ़ रहे होते। तो ये सारी चीजें रही शंकी मेरे ख्याल से। और फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं 2013-14 के बाद से, तो आज ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं। और
मैं रेगुलर 10 ईयर से बहुत ज्यादा बाहर जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ। एक के बाद एक डायरेक्शंस बनती जाती है, राय उसी के ऊपर कड़ियां जुड़ती जाती है। हाँ, उसी के ऊपर आते हैं। एक बारी आप गए तो आप राइट। सोचिए, एक बारी से आज मैं, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, हाँ कि आई थिंक अभी मैं भारत के अंदर एकमात्र ऐसा आर्टिस्ट हूं जो सबसे ज्यादा बाहर ट्रैवल करता है राइट राइट प्रेजेंट राइट। हाँ, टाइम के अंदर। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपका जो स्कूल में था ना कि मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा, आपके जो फॉरेन की जो जर्नी है उसके ऊपर आएंगे। पर पहले ना ये जानना चाहता हूँ कि ना स्कूल में जब हमें पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, और तब आपने क्या आंसर दिया था, तब आपने सोचा था? मैं शुरू से ही एक ही मेरे माइंड में बात थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। हाँ राइट। तो मैं हमेशा ये बोलता था, क्योंकि मैं बताया कि मैं ड्राइंग ही ज्यादा करता था, टीचर आगे पढ़ा रही होती थी, मैं पीछे बैठा होता था, बैक बेंचर्स। हाँ। तो उसके अंदर क्या था कि आप पीछे बैठकर ड्राइंग ही कर रहे हो सिर्फ। ओके राइट। हाँ हाँ। तो मैं पीछे ड्राइंग ही कर रहा था, और तब दिमाग में भी यही चलता था कि यार मुझे करना तो यही है, मजा तो इसी में ही आ रहा। हाँ। तो और कुछ आता भी नहीं था। हाँ। और यही चीजें चलती थी दिमाग में, तो इसलिए इसको ऑप्ट भी किया। और जब आप वो लास्ट बेंच पे, समझ लीजिए कि आप इमेजिन कीजिए कि लास्ट बेंच है, आप वो एज में अभी बैठे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो लास्ट बेंच पे, क्या वो अमित कपूर ने सोचा था कि आगे जाके 10 15 20 साल के बाद वो इतनी दुनिया घूमने वाला है जो अभी वो ड्रॉ कर रहा है उसी वजह से? सच बताओ, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैंने यार 40 कंट्री घूम ली। यार मैं तो दिल्ली से बाहर निकलने में डरता था। राइट। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि मैं आज यहां तक आ जाऊंगा। और जिसको डर लगता था बात करने में, राइट, हेजिटेशन होता था, ओके, आज वो जगह जगह जाके लीड कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सारी कंट्रीज में। आई एम, आपको पता ही होगा, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट का नेटवर्क है। हमारे कैफेज हैं, हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं, वो क्या नाम है आपका, गैलरीज हैं, तो ना जाने क्या क्या है। और 140-50 कंट्रीज में यार, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां जा रहे हो, वहां की सरकारें बुला रही हैं आपको, वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस बुला रही हैं आपको, तो एनजीओ बुला रही हैं वहां की, और आप वहां जाते हो एज अ गेस्ट, आप स्पीच दे रहे होते हो, स्टेज पे चढ़ते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो भारतीयों को। जितने भी और आर्टिस्ट होते हैं उनके काम में सेलेक्ट करता हूं, उनको बाहर उनके काम को भेजता हूं। और कई बार तो मैंने कितने आर्टिस्टों को लेकर भी गया हूं। मैं यहाँ बैठ के नाम नहीं लेना चाहता आज, लेकिन आप कई सारे आर्टिस्टों को जिनको भी जानते हो, जिनका आपने पॉडकास्ट भी किया है, वो सब यहीं से निकल के आए हैं। ओके, या आई नो। हाँ, सब यहीं से निकल के आए। आईडब्ल्यूएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी जुड़ गया वो आगे बढ़ गया। मैं वही टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि ये आईडब्ल्यूएस तो वो प्लेटफॉर्म है जिसने हर आदमी को खड़ा कर दिया है। आप समझ रहे हो? राइट। बड़े बड़े जो, आप कानपुर भी गए थे ना? राइट। वो जो ग्रुप था पूरा, वो सब यही के तो है। मुझे पता है ये बारे में मैंने इसलिए पूछा। मैं बहुत सी बातें फिर से पूछता हूँ आर्टिस्ट को, क्योंकि ना सबको सुनाई दे। जो बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा सोशल नेटवर्क के ऊपर ज्यादा वो हावी हुआ है उनके ऊपर, रादर देन काम करना। मैंने शुरू में ही बोला आपको कि वो माहौल ही नहीं है। आप कैसे समझोगे फिर चीज को? जो सीरियस लोग हैं वही आईडब्ल्यूएस में है और वही आए। चाहिए ही नहीं हमारे को। हमारे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपनी लाइफ के अंदर सीरियस ही नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है। जिसका विजन है उसके साथ हम खड़े हुए हैं और हम उसको आगे बढ़ाते भी हैं। राइट। ठीक है। तो इसलिए आईडब्ल्यूएस पूरी दुनिया के अंदर इस बड़े लेवल पर है कि शायद आर्ट की फील्ड में किसी को आईडब्ल्यूएस के बारे में ना पता हो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सपोज करो कि अगर आप में भूख ही नहीं है तो मैं क्या आपको जबरदस्ती खाना खिला सकता हूं? नहीं खिला सकता। तो जब भूख ही नहीं है तो मैं कौन होता हूं आपको खाना खिलाने वाला? अगर आप में भूख है तो ही आपको कोई खाना खिला सकता है और आपको स्वादिष्ट भी लगेगा वो। बराबर।
राइट। Right. तो बच्चों में भूख ही नहीं है, फायर ही नहीं है, वो आग ही नहीं है, कैसे काम करेंगे? आज इसका काम देखा तो वैसा पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, कल इसका काम देखा तो वैसा पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, कल चौथे का देखा तो वैसा बनाना शुरू कर दिया। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हमारी अपनी आइडेंटिटी तो कुछ बन ही नहीं, हम तो कॉपी मास्टर बन गए। हम तो उसका देखते तो वो निकाल लेते हैं, उसका देखते तो वो निकाल लेते हैं। तो हमारे अंदर कुछ है ही। दूसरी बात, जब हम पेंट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहता है आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं वो बनाता हूँ जिससे कि लोग मेरा काम बिक जाए। जब आप ये सोच के बनाते हैं तो आप 50% तो आप फेल हो गए, वही हार गए आप जंग को, राइट। पहले जो आर्टिस्ट बनाते थे वो दिल से बनाते थे, ये बहुत जरूरी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड, योर हार्ट एंड योर हैंड, राइट। आज क्या हो गया, माइंड तो है ही नहीं, आज तो वो चीटिंग वाली बात आ गई। और ये क्या नाम है आपका, हार्ट, दिल तो होता ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि दिल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने दिल से तो बनाया नहीं, आपने तो दिमाग को वैसे यूज किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। अपना माइंड तो है नहीं, क्योंकि माइंड मार्केट से उठाया और उसको अप्लाई किया और वो काम करके निकाल के आप सोच रहे हो। अब कितने लोग बुद्धा बनाते हैं, राइट, है ना, कितना बिका, राइट। लेकिन क्या लोगों को लगता है कि बुद्धा बनाने का मतलब सिर्फ बुद्धा की शेप को बना के उसको प्रेजेंट करना है? नहीं। कृष्णा को बनाने का मतलब सिर्फ कृष्णा के पोर्ट्रेट को बनाने का है? नहीं। उसका रूप, उसकी जो उन्होंने वो जो सारी बात करी थी, वो जो उसका उस टाइप का वो जो उनका बताने का तरीका था, उसको कैसे आप अपनी फॉर्म के अंदर पेंटिंग के थ्रू निकाल पाते हो, दिखा पाते हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली द शेप ऑफ बुद्धा, राइट, कि आप सिर्फ वो मेटल का तो चमकता वो बना दिया मेटल बुद्धा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ये चीजें जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका, कोई कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के आप काम कर रहे हो तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? बराबर। हर चीज के पीछे कोई ना कोई जरूर कॉन्सेप्ट होता है, तभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे समझ आएंगी बच्चों को। और हो सकता है कि बड़े सारे लोगों को परेशानी भी होए मेरे इन बातों को सुनकर। नहीं। हाँ। कुछ नहीं होता, जो दिशा दिखाता है उसको लोग गाली भी देते हैं, राइट। और मैं एक्सेप्ट करने के लिए उस चीज के लिए तैयार हूं। अगर चुभती है ना, तो जब पेन होता है ना, तभी आदमी बाहर निकलता है। हाँ। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चैनल पे मैंने ये चैनल इसी वजह से किया है। मैं ना लिटरली सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जिनको भी ना डाउट्स होते हैं ना, मैं खुद जाके पूछता हूँ ये आर्टिस्ट के बारे में आपको पता है, हाँ बोले ना, तो उनको पूछ लूंगा कि ना आपको इनसे क्या, कौन से डाउट्स आपको सॉल्व करके चाहिए, आपके डाउट्स बताओ। तो वो लिटरली बोलते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, और वो ना कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि हाँ आपने ये क्लियर कर दिया है, मेरा और एक डाउट था इसमें। तो वो क्लियर करने के लिए ये चैनल देखते हैं, और ये खास बात है। हाँ। और दूसरा एक और चीज बोलूंगा शंकी की, पेंटिंग का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप माइथोलॉजिकल बनाओ। जैसे जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी दिखा दिए, अभी क्रिसमस आ गया, राम दिखा दिए। हाँ। गुरु पूर्णिमा आ गई तो कुछ वैसा दिखा दिया। गणेश पूजा चल रही है तो गणेश जी बनाने शुरू कर दिए। तो कोई हमारी आर्ट सीजनल और वो उसके ऊपर नहीं है कि आप साइन बोर्ड पेंटर नहीं हो कि आप वही चीज बना रहे हो। आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स है, आर्ट को समझो। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे को स्टडी नहीं आती। आप बाहर खड़ा कर दो किसी को कि यार ये स्टडी करके दिखा, लोगों को वो तक भी नहीं आया, राइट। तो हम कॉन्सेप्ट की क्या बातें करते हैं, और ये सब चीजें आर्ट कभी भी हमारे देश के अंदर हम सब इंस्पायर्ड पता किस चीज से होते हैं? क्या गणेश जी बनाए, क्या कृष्ण जी बना दिए, है ना, क्या शिवा बना दिए, बराबर। अरे यार आर्ट क्या यहीं पर ही है? इससे ऊपर उठे, नेचर की स्टडी करें, तब जाके समझ आएगा कि क्या होता है, बराबर, राइट। हाँ। तो ये फॉर्म्स है, मैंने ये नहीं बोला कि ये बनाना गलत है, हाँ। आप समझे, बस नजरिया बदलना और हाँ। यही समझना कि यही आर्ट होती है, हाँ। दिस इज रॉन्ग, बराबर, नजरिया का खेल है। हाँ। तो वो बाहर निकलना पड़ेगा, माइंड खोलना पड़ेगा, बाहर बुक्स पढ़ो,
इतने बड़े बड़े महान आर्टिस्ट हुए, उनकी किताबें पढ़ो, आप उनको समझो, बाहर के ग्रेट मास्टर्स थे, उनके कामों को देखो, समझो, उनकी थ्योरीज को पढ़ो, रेनेसां पीरियड से लेकर बारोक पीरियड से लेकर रोकोको, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, है ना, फॉबिज्म, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, पता नहीं कितने पीरियड्स आए यार। आप इन सारे पीरियड्स को पढ़ो, इनकी थ्योरीज को पढ़ो आर्टिस्टों के, आप तब समझोगे कि इम्प्रेशनिज्म क्या होता है ना। वैन गॉग क्या था, आज सिर्फ पेंटिंग देख के खुश हो जाते लोग, लेकिन वैन गॉग ने क्यों किया ऐसा, रेनॉय ने क्यों किया, सिज़ैन ने क्यों किया, मोने मानेट ने क्यों बनाया ऐसा, कोई एक एग्जांपल यानी कौन था, पिकासो क्या था। हाँ, कोई एक एग्जांपल दिया ना तो ऑडियंस को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कोई तो एक आर्टिस्ट का एग्जांपल दे दीजिए। आर्टिस्ट का एग्जांपल तो मैंने आपको बताया ही। हाँ, रेनेसां पीरियड में हाँ, जो आर्टिस्ट लोग काम करते थे, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल वगैरह, हाँ, है ना, तब का माहौल अलग था। चर्च के ऊपर, आर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बराबर। हाँ, तो वो टाइम से लेकर उसके बाद बारोक पीरियड आया, बराबर। आप देखो कितना दौर चेंज आया। क्यूरो, लाइट एंड शैडो के ऊपर काम किया गया, राइट, बराबर। और एक से एक आर्टिस्ट पैदा हुए उस टाइम पे, जॉन वेरमियर, कैरावेजियो, रेम्ब्रांट, आज सबको ये नाम पता है, रेम्ब्रांट तो या, लेकिन कभी उसके बारे में पढ़ा कि उसने क्या सोच के पेंटिंग स्टार्ट किया, क्यों किया। इनकी लाइफ को रीड करो, इनके बारे में रीड करो, इनके काम को रीड करो कि क्यों बनाए, कैसे बनाए, किन सर्कमस्टांसेस बनाए, क्या मटेरियल्स को यूज किया, क्या शेप्स, फॉर्म्स, उन सारी चीजों को यूज करा, लाइट एंड शैडो को किस तरह से यूज किया। म्यूजियम जाओ, काम को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक अच्छा अगर नहीं सुनोगे तो अच्छा गा भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अच्छा देखोगे नहीं तो फिर अच्छा बना भी नहीं सकते, राइट। जब गार्बेज देखोगे, किसी के भी काम को देखकर वाव, वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, फन, ये सब देते रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे यार। आपको तो पता ही नहीं अच्छा क्या है, आपने पढ़ा ही नहीं कभी अच्छा, तो फिर अच्छा कैसे बनाओगे। अच्छा बनाने के लिए अच्छा देखना पड़ेगा, राइट, मास्टर्स को देखना पड़ेगा, ना कि किसी को भी उठाकर आप काम उठा के देखना शुरू कर देते हो और सोचते हो यही दुनिया थी, यही सही था। अरे पढ़े लिखे लोगों के काम देखो यार, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी निकाल दी आर्ट के अंदर, वो क्या पागल थे। आर्ट कॉलेज गए, पूरी जिंदगी डुबो दी अपनी आर्ट के अंदर, है ना, राइट, मर गए बेचारे स्ट्रगल करते करते, लोगों को ये बताते बताते या खुद समझते समझते कि आर्ट क्या है। क्या बात है, हाँ, है ना। तो उनके कामों को देखो यार, तब सच्चाई नजर आएगी काम के अंदर, तब आपको समझ आएगा कि रियल आर्ट क्या है, ना कि कुछ भी आपने काम देख लिया, है ना, वही सारी चीजें देख रहे हो, भेड़ चाल चल रहे हो। नॉट राइट। इंडियंस जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि प्लीज बाहर आओ यार इन सब बेकार की चीजों से और अपने राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, है ना। फॉलोअर ज्यादा होने का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता आदमी, राइट। आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको कितने लोग जानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही एक क्वेश्चन था आगे का। आप ऐसे आर्टिस्ट हो, मतलब इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट है जो, उनमें से एक आप हो जो फॉरेन में, जो बाहर गांव में आपके एग्जीबिशंस होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट है जो इंडिया से इतना ज्यादा बाहर काम करने जाते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, उसका एक बता दो कि आपसे कैसे वो पॉसिबल हो पाया, आपने क्या स्टेप्स लिए अपने लाइफ में। देखो, मैंने आपको बताया कि आई वॉज वेरी लकी कि मैं थाईलैंड गया और सबसे मिला और मैंने IWS ज्वाइन किया। ओके, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन कुछ लोग प्रूव कर पाए, कुछ लोग नहीं भी कर पाए। ओके, तो जो नहीं कर पाए वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अभी मैंने जो इतनी सारी बातें करी वो अभी तक वहीं फंसे हुए, राइट। जो प्रूव कर पाए वो इसलिए कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आर्ट के अंदर ड्राइंग के स्किल्स, उनकी समझ, उनकी सेंस, उनकी डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क, उनकी सिंसियरिटी दिखती थी, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। और आपको एक और बात बताता हूँ, फॉरेन के जो आर्टिस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत जल्दी आपको समझ नहीं पाती है, मतलब भरोसा नहीं कर पाती। Exactly. उनका भरोसा आपको जीतना पड़ता है।
आपको बार बार प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, यस यू आर नॉट बाय चांस आर्टिस्ट। बाय चांस आर्टिस्ट का मतलब समझने की कोशिश करो कि आज मैंने बना दिया, गलती से सही आ गया, फिर 10-15 पेंटिंग्स बिल्कुल जीरो हो गई, फिर 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद फिर कुछ थोड़ा सा अच्छा, कुछ अच्छा आ गया। ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हर बार प्रूफ करना पड़ेगा। आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आप उसमें फेल हो जाओगे तो आपको कभी भी दोबारा मौके नहीं मिलेंगे। जैसे मुझे मौका मिला, बाहर जाके मेरा डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया, राइट, और मैंने उस 1 घंटे के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि यस, अमित कपूर नाम का भी कोई इंसान है इस इंडस्ट्री में। राइट। पहले 200 लोगों ने देखा, फिर 200 लोगों के ने और 1000 लोगों को बताया। ऐसे करते 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 आज हजारों लोग जानते हैं। आज इंडस्ट्री के अंदर सब जानते हैं कि अमित कपूर एक रिनाउंड पेंटर है, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस वक्त सारे लोग जानते हैं, लोग भरोसा करते हैं। तभी लोग ऐसे इंसान को या ऐसे आर्टिस्ट को बाहर बुलाकर वर्कशॉप्स के लिए भी ऑफर करते हैं। मुझे ना सुचित्रा मैम ने एक बार, मतलब उनके साथ जब पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी सेम लाइन बोली थी जो आपने बोली कि फॉरेन आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। या बिल्कुल नहीं करते, बराबर। आपको बार बार प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, तब जाके वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको बोलते हैं ओके, नाउ आई विल डू योर शो, नाउ आई विल डू योर वर्कशॉप। राइट। मैं आपको टिकट देता हूं, मैं आपके लिए स्पेस बुक करता हूं, मैं आपके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूं, आप आइए। राइट। कितने इंडियन आर्टिस्ट हैं आप मुझे बता दो, 1 2 3 को छोड़कर, जो ऐसे लेवल पे जाते हैं? आपने वेरी फ्यू। प्रफुल्ल सावंत सर है, एक आप हो, प्रफुल्ल सावंत। हाँ, तो प्रफुल्ल सावंत, राजेश सावंत, हम सब बाहर ही मिले। राइट। क्या प्रफुल्ल को IWS से जब ज्वाइन किया उसने, तो सब जगह उसने भी ट्रैवल कर पाया वो। राइट। तो प्रफुल्ल को भी आज लोग अगर कोई बुलाता है तो वो क्यों बुलाता है? आपको क्या लग रहा है कि उसने क्या खरीद रखा है लोगों को, या मैंने किसी को खरीदा हुआ है? नहीं। या उसको अवार्ड मिले, या मुझे आज दुनिया में जो भी अवार्ड मिले, क्या हमने अवार्ड्स खरीदे थे? नहीं। हमारा हार्ड वर्क, हमारा डेडिकेशन, हमारे स्किल्स, हमारी सोच, हमारी समझ, हर चीज मिलाकर वो जो एक रेसिपी बनती है, उस रेसिपी को हमने जब सामने प्रेजेंट किया, तब जाके बाहर के लोगों ने हमें समझा, और समझा कि ये वो घोड़ा है जिसके ऊपर दाव लगाया जाएगा तो ये हमें जितवा देगा। राइट। आप समझ रहे हैं इस बात को? तभी तो सिर्फ 2-3 लोगों को क्यों बुलाया जाता है? कर तो आप आज सोशल मीडिया पे बड़े सारे लोग एक्टिव है, क्या आपको कोई फॉरेन का आर्टिस्ट बुला रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजर या कोई सोसाइटी उनको बुलाती है? भले उनके फॉलोअर्स ज्यादा हो तो भी नहीं बुला रहे। सर, फॉलोअर्स की जरूरत कहाँ है? नहीं है, बराबर। आप चाइना के वर्ल्ड के टॉप नॉच आर्टिस्ट थे, अमेरिका के टॉप नॉच आर्टिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के टॉप नॉच आर्टिस्ट थे, क्या उनके फॉलोअर्स थे? डेविड टेलर सर के क्या फॉलोअर्स हैं? डेविड कर्टिस के क्या फॉलोअर हैं? ल्यूई के क्या कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है? चेंग चुंग का क्या कोई बहुत बड़े फॉलोअर्स दिख रहे हैं आपको? बराबर। नहीं भाई, नहीं। फॉलोअर्स से सारी दुनिया नहीं जानती। बराबर। फॉलोअर्स तो मैं आपको कितने चाहिए फॉलोअर्स? 50 मेरे पास रोज आते हैं कि इतने लाइक ले लीजिए, इतने फॉलोअर्स ले लीजिए, इतना चीज कर लीजिए। किसके ऑर्गेनिक है? सब तो खरीद रखे हैं। आप जाके देखो अभी। ओके। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिनको आप जानते हो उन्होंने भी खरीदे हुए। ओके। और उनको लगता है कि यार उनको लोग बुला लेंगे बाहर। ऐसे कैसे बुला लेगा यार? काम में दम होना चाहिए। ये फालतू की हवाबाजी से बाहर आए, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, उसके बाद ये सोच के कि आप पॉपुलर हो जाओगे, इससे काम नहीं चलता है। काम से ही काम चलता है। काम करके दिखाओगे तो दुनिया बुलाएगी, अगर काम करके नहीं दिखा सकते तो कोई नहीं बुलाएगा यार। आपको कैसे एंटरटेन करेगा? तो यही मंत्र है हर बच्चे के लिए भी। प्लीज बहकावे में मत आओ किसी के भी। काम करो, हर कोई आदमी आपको देख लेगा, ढूंढ लेगा। मैं कह रहा हूं आपको ये बात, मेरे को भी तो ढूंढा था ना। मैं गया तो मेरे को उन्होंने एंटरटेन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मैंने वहां करके दिखाया। फ्री में नहीं रेवड़ियां बढ़ रही थी कि मेरे पास थाली बनी बनाई खाने की आ गई और मैंने खा ली उसको। नहीं, बहुत मेहनत लगी, बहुत बार प्रूव करके दिखाना पड़ा।
बहुत बार सामने काम करके दिखाया, तब जाके उनको लगा यार इसको भी दोस्त बनाया जा सकता। राइट। राइट। तो हम तो सिर्फ उनके काम को देखकर नीचे कमेंट ही लिख रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। क्या वो आपके काम के ऊपर मक्खन लगा रहे हैं आपको लिखकर? जिस दिन वो लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन समझ लेना कि अब आपके काम को लोग पहचानने लगे। मुझे ना ये जो अभी कहने वाला हूँ वो पोलाइट वे में कैसे कह सकते हैं वो पता नहीं, हम लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हो कहते हैं, वो वैसे ही पूछ लेता हूँ। कोई आपकी चाट रहा है तो वो कैसे समझ लेता है? आप कैसे समझ लेते हो एज एन आर्टिस्ट, सामने वाला जो आता है? मुझे तो एज एन आर्टिस्ट के एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे तो क्लियर नजर आता है कि ये मक्खन लगा रहा है, ये जरूर कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है, कुछ निकालने के लिए, क्लियर है। लेकिन जो दिल से रिस्पेक्ट करता है उसकी रिस्पेक्ट दिल से दिखती है शैंकी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, रिस्पेक्ट बतानी नहीं होती, वो दिखती है ना। प्रिटेंड करने से रिस्पेक्ट दिखती नहीं है। बराबर। राइट। जितना रिस्पेक्ट कोई करता है आपकी, वो अपने आप समझ आ जाता है। आपको नहीं पूछना पड़ता कि अरे मैं तो ये बता रहा हूं या ये कर रहा हूं तभी मुझे ये रिस्पेक्ट देगा। आर्टिस्ट मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, मुझे अगर किसी के अंदर रिस्पेक्ट जनरली, अगर आपने अपनी जिंदगी में 1 या 2 से भी रिस्पेक्ट ले ली तो बहुत बड़ी बात है शैकी। बराबर। आपको 2 लोग भी दिल से फॉलो करके आपकी कदम पे चले, अपने आप में आपका सक्सेसफुल है यार जीवन में। राइट। आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो रिस्पेक्ट वो चीज होती है, ना कि खरीदी हुई रिस्पेक्ट है। फॉलोअर्स गेन करना, लाइक्स गेन करना खरीदे हुए नहीं, जेन्युइन। हाँ। राइट। लोग अपने आप ढूंढ लेंगे आपको जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास। अगर आप काम करते हो आपको लोग ढूंढ लेंगे। मैंने अभी आपको इतने बड़े बड़े नाम बताए, ये लिविंग लेजेंडरी पेंटर्स हैं यार। राइट। लोग दिल से इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। लाइक करना या फॉलो करके ही रेस्पेक्ट करना ये जरूरी नहीं होता है। राइट। आप समझ रहे हो? तो ये चीजें अगर हम जल्दी समझ जाए तो शायद हम काम पे फोकस कर लेंगे और बाकी चीजों के ऊपर टाइम खराब अपना करना बंद करेंगे। ट्रस्ट करो रियल मास्टर्स पे जिनसे आप सीख सकते हो। राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यंगस्टर्स आपको नहीं सिखा सकते, आप हर बच्चे से भी सीख सकते हो, आप हर इंसान से भी सीख सकते हो। लेकिन जो रियल मास्टर्स है जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस रहा, जिन्होंने निचोड़ निकाल के आपको थोड़े से में ही बता दिया, बराबर है ना, जो उन्होंने इतने साल तक मेहनत करके वो फॉर्मूला निकाला, वो आपको 1 घंटे में, 5 घंटे में, 10 दिन में या 20 दिन में आपको अगर वो बता रहे तब भी बहुत जल्दी है भाई साहब। वो आप उनसे सीखो, बराबर। ना कि अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, आप उसको तो चलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, अभी तो चला भी नहीं था, आप सोच रहे हो इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, ये आर्टिस्ट। आप गलत जा रहे हो यार, सब आप गलत जा रहे हो। बाहर आ जाओ। अगर अभी आप बाहर नहीं आए तो आप लेट हो जाओगे। ये चक्रव्यूह है, इसके अंदर फंसे हुए हो आप। इससे बाहर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर आओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप बाहर नहीं आ पाए, ऐसा ही चलता रहेगा और आप देखोगे आप उस भीड़ में ही हो, आप अलग नहीं खड़े हो गए। अलग खड़े होने के लिए अलग करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है और राइट डायरेक्शन में चलना पड़ता है। सच्चा होना पड़ता है। पहले आप अच्छे इंसान बनो, तब जाके एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। ना कि आप आर्टिस्ट तो बन गए लेकिन आप सोच रहे हो कि यार इसको कैसे नीचे दबाऊं, नीचा दिखाऊं कैसे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरी तरह। जेलसी। भाई तू तो मुझसे जेलसी करता है। ऐसा भी कर देते हैं आर्टिस्ट, बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने दिल से निकालिए अपनी बातें और काम पे फोकस करिए, तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यही मंत्र है, काम काम और काम, और कुछ नहीं। और कॉलेज टाइम में तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने सारे बच्चों को कि 4 साल का काम, 40 साल का आराम। ओके। तो 4 साल काम कर लो दबा के, हाँ, देखना कितना पे करेगा वो आपको जिंदगी भर। ये भी एक पूछना था कि लोग कहते हैं ना कि कॉलेज का पीरियड है, ये टाइम पे काम करो, आगे जाके आराम होगा। बट
रियल में आपने जब कॉलेज छोड़ा उसके बाद जितना कॉलेज में आपने काम किया उसके बाद आपको कम काम करना पड़ा या फिर उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत थी लाइफ में आगे? आपको हर रोज बहुत काम करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि आज 10 तो कल 5 ही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी काम कर रहा था और आज भी उससे ज्यादा ही काम कर रहा हूं, उससे ज्यादा काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? कहीं पर भी कोई, क्योंकि ये तो मेरे मजे के ऊपर है ना। हाँ, मेरा मन करता है तो मैं इसलिए काम कर रहा हूं। मुझे कोई कह थोड़ी ना रहा है कि काम कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, काम कर, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुशी से काम कर रहा हूं क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूं। अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा तो फिर मैं कैसे काम कर रहा हूं? मैं कर ही नहीं सकता काम। तो कॉलेज टाइम में आपने एकेडमिकली सीखने के लिए काम किया, फिर जब आप इंडस्ट्री में उतरे तो आपने प्रोफेशनली डेडलाइंस के ऊपर काम करने के लिए काम किया। लेकिन आप एक टाइम आता है फिर आप अपने लिए भी काम करते हैं। तो मैं आज अपने लिए काम कर रहा हूं, बराबर, राइट? तो मैं आज अपने लिए काम कर रहा हूं और मैं सक्सेसफुल हो गया, राइट? हम एग्जाम्पल तो बड़ा अच्छा दे देते हैं ना हर बंदे को कि यार अंबानी भी तो बन गया था, है ना? ये भी तो हो गया था। जब वो कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्टार्स भी होते हैं। हाँ, आपकी मेहनत भी होती है। आप मेहनत करो ना, और आप हमेशा ये सोचते रहो कि यार मेरा वक्त क्यों नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता शायद। मेहनत तो आपको मरते दम तक करनी पड़ेगी। आज अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो क्या आप मेरा पॉडकास्ट बनाओगे? नहीं, हम बनाएंगे। नहीं, आप मेरे काम की वजह से मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। बराबर। मैं काम करना छोड़ दूंगा, खत्म। ये जैसे उठाती है इंडस्ट्री वैसे ही नीचे भी गिराती है। बड़े बड़े एक्टर्स आप देखो अपने टाइम पे स्टार्स थे, लेकिन जब मरे हैं तो उनके पास वड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं थे। ओके, हाँ, है ना? तो जब आपके पास काम होता है, आपके स्टार्स होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, तभी मेहनत सब सही चल रहा होता है। जब आप मेहनत करना कम कर देते हैं, आप में घमंड आ जाता है, आप में गुरूर आ जाता है, वही आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो कभी घमंड नहीं करना। आज अगर यहाँ हो तो कल नीचे भी आ सकते। तो इसलिए तरक्की हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि घमंड में आ जाओ मैं तो स्टार हो गया। स्टार मैं तो स्टार। राइट। आप जब पहली बार आप कौन से कंट्री में पहली बार गए थे आउट ऑफ इंडिया? आपने कहा था मैं थाईलैंड गया था। तो थाईलैंड का जो पहली ट्रिप थी एज एन आर्टिस्ट कैसी थी आपकी? मतलब माइंड में क्या चल रहा था? माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग जर्नी। वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जब मैंने पहली बार बड़े बड़े आर्टिस्टों को अपने सामने देखा था, रिनाउंड पेंटर्स को, ओके, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार बताने के लिए शायद कि वो क्या फीलिंग थी। वो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और आप जब अपनी जोन से बाहर निकलते हो और दूसरे को काम करते हुए देखते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। राइट। तो आप हमेशा मान के चलो कि आपसे बेटर कोई है, आपको सीखना है, आपको उससे निकालना है। अगर आप सीख गए तो फिर आप सीख ही गए, आप खत्म हो गए, वहां एंड हो गया। आपको मरते दम तक आप सीखते ही रहते हो। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये मान के चलो। आपका टाइमिंग क्या होता है सोने का? नहीं, ऐसा कुछ टाइम नहीं है मेरा। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि 12 बजे तक जाग रहा हूँ। मैं कभी 9:30 बजे भी सो जाता हूँ, कभी 11 बजे भी सोता हूँ, कभी 12 बजे भी सोता हूँ। डिपेंड्स एक्चुअली। मतलब नाइट में कुछ पेंटिंग करने का सीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ओके। ये कॉलेज टाइम पे आप करते थे ऐसे नाइट आउट में काम करना? पूरी रात भर काम करते थे क्योंकि फ्रीलांस भी था और सब कुछ चीजें थी। लेकिन कॉलेज के बाद भी जब प्रोडक्शन और ये सब कर रहे थे तब तो करता ही था। लेकिन अब मैंने अपना एक प्रिंसिपल बना लिया है, जब मैं घर आता हूँ तो मैं घर में हूँ, घर वालों के लिए, फैमिली को भी उतना ही टाइम देना। अब घर में रहे, काम के वक्त काम, और आपको ये चीजें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आपने
हर वक्त ये सोचा कि नहीं रात को भी काम। हाँ, जब आप कभी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, राइट, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन नॉट एवरी डे, राइट, समटाइम्स इट्स गुड बट नॉट एवरी डे। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फैमिली भी है, उनकी वैल्यूज हैं, उनके साथ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, ही इज इन 11th क्लास, ओके, तो उसको भी देखना है, वाइफ भी है, पेरेंट्स भी हैं, सब है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक को टाइम देना, जैसे आप काम को टाइम देना चाहते हो, वैसे घर वालों को भी तो टाइम दो। राइट, नहीं तो वो दूर चले जाएंगे आपसे। जैसे अगर आप काम करना छोड़ दो, ड्राइंग कुछ दिन छोड़ दो, तो ड्राइंग आपसे दूर भाग जाती है। वैसे ही फैमिली तो दूर भाग जाएगी ना यार, बराबर, है ना। राइट, ये चीज है। मैं तो वैसे ही इतना कम रहता हूँ इंडिया में, तो वैसे ही मुझे अब इनके साथ तो कोविड के चक्कर में मैं यहाँ 2 साल 2.5 साल घर रहा। फ्रीक्वेंसीज बता दो, आप कितना बाहर रहते हो और कितना इंडिया में रहते हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-6 महीने तो मैं बाहर ही रहता हूँ, मतलब ओके, कुल मिला के टाइम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आया तो 10 दिन के लिए आ गया, 12 दिन के लिए आ गया, 15 दिन के लिए आ गया, फिर चला गया 10-15 दिन के लिए, तो ऐसा ही चलता रहता। सुपर। इस साल भी अगर कोविड सिचुएशन में भी मैं 2-3 बार टर्की होके आ गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मॉस्को रशिया में, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, काफी सारी कंट्रीज में मैं अभी इसी साल में मेरे इतने सारे ट्रिप्स लग गए। तो पहले तो मैं घर आ ही नहीं रहा, पहले तो मैं आता था तो मैं टिकट्स देखना शुरू कर देता था, एजेंट के से बात करना, यार ये बुक करनी है, ये करना है। तो मेरे ऑफिस के अंदर जो मेरे स्टाफ वाले लोग थे, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, वो कहते सर आप आते बाद में हो और टिकटें आपकी पहले दिखना, सर आप कहाँ जा रहे हो, ये हो जाता। ओके, तो अभी तो फिर भी थोड़ा सा बेटर है, मतलब कि मैं घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। और वो भी अब जा रहे हैं, मेघा जी मेरी वाइफ जो है, शी इज आल्सो अ रेनाउंड पेंटर एंड शी इज आल्सो ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है, आप आपके साथ आपके वाइफ को भी लेके जाते हो, बहुत बार देखा है। उनकी भी तो वर्कशॉप हो रही होती है, राइट, है ना। हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव लोग नहीं है, आपको सच बताऊं। एक्टिव क्या, पहले एक्टिव थे, अब धीरे धीरे मन खत्म हो रहा है, 3-4 दिन में एक पोस्ट डालते हैं, है ना। फेसबुक पे तो मैं 15-20 दिन के बाद डालता हूँ। मेरी वो चीज के लिए अब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, मतलब मुझे जरूरत नहीं है यार इन चीजों की, मतलब रादर देन वेस्टिंग माय टाइम इन ऑल दीस स्टूपिड थिंग्स, मुझे काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो एक हर आर्टिस्ट को यही फीलिंग आती होगी कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अभी जब एक स्टेज आती है तो आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि यार अब आपको ज्यादा टाइम काम में मन लगाना है, रादर देन कि गैजेट्स के साथ बैठे हुए हो और आप आर्टिफिशियल तरीके से सोच रहे हो कि धंधा कैसे बढ़ाऊं, या आप और किसको और फॉलोअर्स बना लूं, कैसे लाइक्स आ जाए। सॉरी, आई डोंट वांट दैट, सॉरी, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए फेक चीजें। मुझे वो चाहिए जो सीरियसली लोग जो सीखना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, वो आए, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि आप जिंदगी के अंदर अगर 2 बच्चों को भी पढ़ा के अच्छा निकाल देते हो, मोर देन इनफ, आपने अपना काम कर दिया। राइट। पढ़ाते आप हजारों को, लेकिन 2 बच्चे भी अगर आपके सक्सेसफुल हो जाए, आपने अपना काम कर दिया, वो चेन बना ली, आपने अपना धर्म निभा लिया। बस वही वाली चीज है कि अब हमारे को काम करना है यार। मैं आई एम नाउ 47, तो मुझे अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये हो गया यार, कर दिया। अभी मेरा काम है काम करना, मुझे मजा भी वही आता है, काम करना, वो चीज। अभी आने वाला जो 23 है, उसमें आपका क्या प्लान है? क्या 23 में आपको सबसे ज्यादा करना है, और मेन प्राइमरी थिंग्स जो होते हैं? यार मैंने सच बताऊं, मुझे ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है, नई नई जगहों को देखकर वहां पर जाके मैं पेंट करता हूँ, लाइव प्लेन एयर करता हूँ। आई लव दैट एंड आई वांट टू डू सेम थिंग, यू नो, आई वांट टू रिपीट दोस थिंग्स जो मैंने पास्ट में भी किया, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। जो भी प्लेसेस, जो भी कंट्रीज जो रह गई हैं, वो मुझे सारी देखनी है, मुझे घूमना है और मुझे पेंट करना है, और मुझे अपने काम के अंदर अपने काम को सुधारना है। जब आप काम करते हो, प्लेन एयर्स करते हो, ज्यादा बाहर बैठ के काम करते हो, तो आप बहुत सीखते हो।
तो और आपके टाइम टू टाइम आपकी पैलेट भी चेंज हो रही होती है, आपका काम का करने का तरीका, आपकी सोच भी बदल रही होती है। तो वही अभी भी मेरे साथ चल रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिल रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हम डेविड सर के घर ही रुके थे। डेविड टेलर इज अ लिविंग लेजेंडरी पेंटर। एब्सोल्युटली, हाँ, तो हम उन्हीं के घर रुके थे। वो अपने बेटे की तरह मानते हैं मुझे। और हमने बहुत कुछ सीखा और मुझे बड़ा मजा आता है, और मेरी वाइफ को भी, कि जब हम बातें सुनते, पूरी पूरी रात उनके साथ बैठे हुए थे और काम कर रहे थे और सुन रहे थे उनको, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है यार। बहुत कुछ अचीव कर लिया मैंने। अगर इतना बड़ा पेंटर, इतना बड़ा आर्टिस्ट मुझे अपने घर कह रहा है कि आओ अमित मेरे घर रुको यार, तुम कहाँ जा रहे? राइट, मेरे लिए मैंने जीत लिया यार, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। और इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे पॉडकास्ट में, मुझे पर्सनली, हम दोनों इतना सारा शेयर कर रहे हैं, आप आपके इतने मौल्यवान जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं भी धन्य हो गया ये कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट जब टाइम देते हैं तब कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता शायद इतने कम उम्र में। क्योंकि कामत सर अगर एक एक घंटा हमें पर्सनली बात कर रहे हैं, और आप जैसे सारे आर्टिस्ट, सेम फीलिंग। देखो, मोटिव यही है हाँ, इन सब टॉक्स का और डिबेट्स का, कि जो एक आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस होता है, किसी को 30 साल का है, किसी को 50 साल का है। कामत सर को 50 साल का एक्सपीरियंस है ना, right. मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम अपने एक्सपीरियंस जो हमने लिया है लाइफ में, क्या नेगेटिव, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, राइट, है ना, हमने निचोड़ बना के आप तक जल्दी से 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको बता दिया। बराबर, राइट। उससे कितने लोगों का भला होता है, जो ढंग से सुन रहे होते हैं उनका तो भला होता ही है ना। बराबर। जो भला लेना चाहते हैं उनका भला हो जाता है, जो भला लेना ही नहीं चाहता उसका क्या भला होगा यार, है ना। सुन के निकाल दिए, कोई फायदा नहीं। तो सुनो और फॉलो करो, ना कि सुन के निकाल दो। एक कान से सुना, दूसरे ने निकाल दिया। ऐसा नहीं करने का है, इसको स्टोर करो। मेरी कुछ अच्छी बातें, कामत सर की अच्छी बातें, है ना, मिलन जी की अच्छी बातें, प्रफुल्ल की अच्छी बातें, या जिसका भी लोग है उसकी अच्छी बातें, राइट, सुन के थोड़ा मतलब अच्छा लो ना, बुराई क्यों लेना। तो अच्छा लेते रहो और स्टोर करते रहो अपने हार्ड डिस्क के अंदर। या नहीं, मतलब थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और आई एम श्योर जिन्होंने शुरू किया रहेगा ना ये पॉडकास्ट, मोस्टली ना 1-1 घंटे का रहता है। अभी जो वॉच टाइम रहता है सबका, वो देखने की ना जो स्टेज है वो कम होती जा रही है। काफी टाइम लोग नहीं देखते। तो लेकिन आपका जो है ना पॉडकास्ट, वो मुझे नहीं लगता कि ना, अगर किसी ने स्टार्ट कर लिया ना, अपने स्टार्टिंग में जो स्पीड पकड़ ली थी, जो रियलिटी, क्योंकि ना मैंने ना बहुत कम आर्टिस्ट को देखा है जो रियलिटी बताते हैं। सिर्फ बहुत सारे आर्टिस्ट वो होते हैं कि ना, पेंटिंग करो, पेंटिंग की लाइफ है और यही सब है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, इसमें ज्यादा फोकस करते हैं बात करते हो। बट रियलिटी कुछ अलग होती है, वो आपके बातों में पूरी तरह झलकती है। इसलिए मेरा यही मोटिव था कि आपको यहाँ पे लेके आए, कुछ भी करके। अरे बड़े पापड़ मिले हैं यार तो इतने पापड़, जो इतने घाट घाट का पानी पिया है, जो इतना एक्सपीरियंस लिया है, वो अगर मेरा एक्सपीरियंस और लोगों के काम आ जाए तो नथिंग लाइक दैट यार, है ना। राइट। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब जो बच्चे हैं वो राइट डायरेक्शन में चले, एटलीस्ट कम से कम ट्रैक से हटे तो नहीं ना। कम से कम उसको एक सही रास्ता कोई बता रहा है तो वो बता रहा है, ओके यार दिल्ली जाने का रास्ता यही है, इससे ही जाओ। तो आप फॉलो करोगे ना फिर उसे, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भटक जाओगे तो आपको फिर कई साल लग जाएंगे सही होने में। एक बार चीज खराब हो जाए तो उसको ठीक होने में मशीनरी को बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो बेटर है कि आप शुरू से ही अपने राइट ट्रैक को पकड़ लो और आगे बढ़ो, तो वो ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाओगे। हमने जो बहुत ज्यादा टाइम लगाया, हो सकता है आप थोड़ा कम टाइम में सक्सेसफुल हो जाओ। यही मंत्र है इन सब डिबेट्स का और टॉक्स का। राइट, सुपर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और सर एक रिक्वेस्ट थी, मतलब मेरे तरफ मुझे ना ऐसा लगता है बहुत कम लकी लोग हैं जिन्होंने आपके जो गाना, जो आपको पसंद है गाना, ठीक है, वो ना इवेंट में आपने बहुत गाया है,
सारे, मतलब कानपुर में भी हम थे, तो जो वो डिनर का जो प्लान हुआ था वहां पे बहुत ही कम लोगों ने वो देखा है सामने आपको गाते हुए। बट यार आप एक छोटा सा ऐसा कुछ हो जाए तो सारे जो स्टूडेंट है, आर्टिस्ट है, उनके लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए एक छोटा गाना क्या सुनाऊं यार, कोई भी आपका पसंदीदा। आर्टिस्टिक जोन में जब हम जाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो शांत गाने जो सुनते हैं, जैसे आप जो भी सुनते होगे, उसमें से एक कोई तो उठा लीजिए। एक बड़ा अच्छा किशोर दा का गाना है, क्या बात है, और सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगा उसकी। चलेगा, नो इशू। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का। बड़ा प्यारा गाना था किशोरदा का, बहुत रेयर सॉन्ग है जो लोगों ने सुना होगा। अगर इस वर्ड्स को उठा के आप टाइप करो और इस गाने को सुनो, ओके, तो बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। और मैं इस गाने को सुन के कई बार पेंट कर रहा होता हूँ, और आंसू भी निकल रहे होते हैं यार, और पेंट कर रहा होता हूँ। तो आई लव दिस सॉन्ग एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। ओके, तो ये बड़ा सुंदर गाना है, इसको जरूर सुनिए और पेंट करते रहिए। 100%। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा एंड कर दिया आपने। इसके बाद सीधा एंड हो जाएगा वीडियो। या थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बहुत कुछ दिया है ये पॉडकास्ट में। आई एम श्योर सबको बहुत हेल्पफुल होगा ये पॉडकास्ट। और आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो सर से। मैं अगले पॉडकास्ट में, अगर सर को टाइम मिला, सर अगर इंडिया में थोड़े टाइम के लिए आ गए बाद में, तो सर से बात हो सकती है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शंकी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आप खूब आगे बढ़ो सब। यस, और मिलते हैं फिर जल्दी ब्रेक के बाद। और हाँ, मैं ये अक्सर कहता नहीं हूँ, पर आपको अगर आर्ट फील्ड से जुड़े रहना है, आर्ट के रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले सारे पॉडकास्ट आर्ट से रिलेटेड रहेंगे। कोर, फाइन आर्टिस्ट, अप्लाइड आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट के रिलेटेड कुछ भी हो, इस चैनल पे अवेलेबल होगा। और अगर आपके दिमाग में कोई आर्टिस्ट है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है सैंकी व्लॉग्स। कहीं पर भी मैसेज करो, कमेंट करो, डीएम करो। आपके जो रिकमेंडेशन रहेंगे, मैं वो आर्टिस्ट के साथ बातचीत करके उनको हमारे पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं आर्टिस्ट से बात करता हूँ और आपके साथ उनके लाइफ जर्नी, आर्ट जर्नी को आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डू कमेंट एंड लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब करो। आर्ट को ऐसे ही फैलाएंगे, आर्ट नॉलेज को ऐसे फैलाएंगे। कमी है आर्ट इन्फॉर्मेशन की, उसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथ में, आपके फोन में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ घर बैठे। सो आपका सिर्फ एक ही काम है, आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। हो सके तो आपके आर्टिस्ट दोस्तों को शेयर करो, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर इन्फॉर्मेशन है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इतनी आर्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, in the next podcast or in the next vlog. Bye.